संसद से चुनाव आयोग तक विपक्ष के मार्च को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष का मार्च शुरू हो रहा है। चुनाव आयोग के हर गेट को ब्लॉक कर दिया गया है। राहुल गांधी की अगुवाई में ऑपोजिशन लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव धांधली पर राहुल गांधी के नेतृत्व में देखिए किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है। और संसद के मकर द्वार की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां पर हाथों में पोस्टर बैनर लेकर ऑपोजिशन के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। विपक्ष के प्रदर्शन में इंडिया ब्लॉक की में शामिल सभी पार्टियों के सांसद इस वक्त चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। ऑपोजिशन ने मार्च का ऐलान किया था संसद से लेकर चुनाव आयोग तक, लेकिन चुनाव आयोग के बाहर, चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर जबरदस्त बैरिकेडिंग लगा दी गई है। चुनाव आयोग के हर गेट को ब्लॉक कर दिया गया है। और ये संसद के मकर द्वार की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर राहुल गांधी के नेतृत्व में, नेता विपक्ष के नेतृत्व में यह प्रदर्शन शुरू हो गया है। रजनीश रंजन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं इंडिया ब्लॉक के सांसद एक साथ राहुल गांधी के नेतृत्व में, क्या होता वहां पर नजर आ रहा है, जरा बताएं। देखिए, अभी ये मार्च संसद भवन से शुरू हुआ है, मकर द्वार से, और इस वक्त हम परिवहन भवन, ट्रांसपोर्ट भवन के पास में है, जहां पर ये एक एंट्री पॉइंट है जहां पर तमाम लोग जुटेंगे और यहां से मार्च शुरू होगा चुनाव आयोग के दफ्तर तक। लेकिन जिस तरीके का सुरक्षा इंतजाम यहां पर किया गया है, जिस तरीके से पुलिस ने यहां पर बैरिकेडिंग की है, और ये भी बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने इस मार्च की अनुमति नहीं दी है, लेकिन चुनाव आयोग ने 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को मिलने के लिए बुलाया है। तो इस बात की संभावना है कि उन तमाम नेताओं को यहां पर रोक दिया जाएगा, उन्हें मार्च के लिए नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन जिन नेताओं को चुनाव आयोग के पास जाना है, हो सकता है वो अपनी गाड़ियों से यहां पर चले जाएं, क्योंकि अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम यहां पर किया गया है। मीडिया को भी काफ़ी दूर रोका गया है। इस वक्त हम जो संसद भवन का जो एग्जिट गेट है, वहां से करीब 500 मीटर की दूरी पर हम खड़े हैं और यहां से सीधी तस्वीरें हमें नज़र भी नहीं आ रही है। लेकिन अगले कुछ मिनटों में ये तमाम लोग यहां पर पहुंचेंगे, पुलिस के अधिकारियों से उनकी बातचीत होगी। अगर प्रदर्शन मार्च की इजाज़त पुलिस की ओर से, सुरक्षा कर्मियों की ओर से दी जाएगी, तो निश्चित तौर पर ये तमाम लोग 12 बजे चुनाव आयोग तक पहुंचेंगे पैदल मार्च करते हुए। लेकिन इसकी संभावना बहुत कम यहां पर नजर आ रही है। यहीं पर इन तमाम लोगों को रोक दिया जाएगा और उसके बाद कुछ सीनियर लीडर्स कांग्रेस पार्टी के और विपक्षी दलों के तमाम जो 30 लोगों को जाना है, वो अपनी अपनी गाड़ियों में चुनाव आयोग तक जा सकते हैं। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। जी, जैसा आपने बताया कि 30 के करीब जो हैं अलग अलग दलों के सांसद मिल सकते हैं, तो कुल मिलाकर अगर ये मुलाकात होती है, जैसा कि 12 बजे का समय भी दिया है चुनाव आयोग ने, तो उसमें मुख्य रूप से मुद्दा एसआईआर और जो मतदाता सूची है वही रहेगा। इसके अलावा भी कोई बात कही जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी को चुनाव आयोग की तरफ से कर्नाटक में चुनाव अधिकारी हो, हरियाणा में हो, उनकी तरफ से एफिडेविट देने को कहा गया है, जवाब देने को कहा गया है। तो यानी कि राहुल गांधी को भी चुनाव आयोग एक तरीके से एड्रेस कर रहा है कि इस मैटर पर ऑफिशियली वो कोई कंप्लेन एडमिट करें और अपने सबूत को एक तरीके से सत्यापित करें। देखिए, कल कांग्रेस पार्टी की ओर से जयराम रमेश ने एक चिट्ठी चुनाव आयोग को लिखी थी। उस चिट्ठी को आज कांग्रेस पार्टी ने सार्वजनिक किया है और उसमें जो बातें लिखी गई है, मुख्य तौर पर यह कहा गया है कि एसआईआर का जो मुद्दा है बिहार में, उस पर चुनाव आयोग से बहुत गंभीरता से और बहुत डिटेल में बातचीत करनी है विपक्षी नेताओं को। तो ये एक मुद्दा ज़रूर है जिसे विपक्ष लंबे समय से बड़ा राजनीतिक इशू बनाने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा, जो कथित वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी ने लगाया है कर्नाटक के महादेवपुरा असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में, जहां पर राहुल गांधी ने ये तथ्य दिए हैं, तर्क दिए हैं और उनकी ओर से जो जानकारी दी गई है, उस पर भी विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग से बात करना चाहती है। हालांकि लगातार अलग अलग राज्यों, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, बने रहिए आप हमारे साथ। हमारे एक और सहयोगी जीत भाटी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीत, आप जहां पर मौजूद हैं परिवहन भवन में, वहां से आप क्या तस्वीरें हमें दिखा सकते हैं और ऑपोजिशन की क्या रणनीति नजर आ रही है? उसके बाद पीयूष पांडे का भी रुख करेंगे, वो भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। जीत,
बिल्कुल, देखिए ट्रांसपोर्ट भवन की बाहर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप सामने दिखाइए कपिल, वज्र वाहन और यहाँ पर सिक्योरिटी की तैनाती कर दी गई है। और ये देखिए आप जो रस्सी देख रहे हैं, इसी के बीच से वो डेलीगेशन को जाना है, जो कि विपक्ष के तकरीबन 24 ऐसे दल हैं इंडिया गठबंधन के, जिनके करीबन 300 सांसद जो हैं वो जाना चाहते हैं। देखिए चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा 30 लोगों को अनुमति दी जा सकती है। अब ये विपक्ष इस बात को लेकर रणनीति बना रहे, क्या चुनाव आयोग की तरफ से जो 30 लोगों की बात की उसको मान लिया जाए, या फिर तमाम जो डेलीगेशन है वो जो है यहाँ से लेकर के तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर चुनाव आयोग का दफ्तर है वहां तक पैदल मार्च करेंगे। अभी तक संभावना यह है कि यहाँ से पैदल मार्च किया जाएगा और तमाम जो सांसद हैं वो आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये बात सिक्योरिटी एजेंसीज भी जानती हैं, दिल्ली पुलिस भी जानती है। यही वजह है कि यहाँ पर देखिए ना सिर्फ बैरिकेडिंग बल्कि रस्सियां बांधी गई हैं, बसेज यहाँ पर लगा दी गई हैं, ताकि अगर सांसद उससे ज्यादा संख्या में बाहर जाना चाहेंगे तो यहाँ पर उनको डिटेन भी किया जा सकता है। बड़ी बात यह कि जिस तरीके से कथित वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी लगातार लगा रहे हैं, एसआईआर की प्रक्रिया उसकी समय को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, तो उसको लेकर चुनाव आयोग मिलना चाहते हैं। अब देखिए चुनाव आयोग भी उनको समय देना चाहता है, 12 बजे का समय दिया है, लेकिन अब मामला इस बात पे फंसा हुआ है कि 300 जाएं या 30 जाएं, उसी को लेकर के गतिरोध देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और साफ जो पुलिस और प्रशासन की तैयारियां उसको देखकर लगता है कि बहुत ही सीमित संख्या में ही इंडिया ब्लॉक के सांसद जाएंगे चुनाव आयोग से मिलने। और फिलहाल तो मार्च की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जीत आप बन रही है हमारे साथ, और इसी पर आइए देखते हैं कुमार विक्रांत की रिपोर्ट। राहुल गांधी ने चुनावी धांधली का जो आरोप लगाया है और तमाम इंडिया गठबंधन के नेता उसका समर्थन कर रहे हैं, साथ ही साथ देश भर में एसआईआर के मुद्दे पर भी गठबंधन विरोध जता रहा है। ऐसे में नई संसद भवन के मकर द्वार पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के नेता मौजूद हैं और यहाँ से निकल रहे हैं, मार्च कर रहे हैं केंद्रीय चुनाव आयोग तक। हालांकि ये माना जा रहा है कि चुनाव आयोग ने जब 30 नेताओं को मैंने बुलाया है, 30 नेता अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर केंद्रीय चुनाव आयोग पर लगातार कांग्रेस हमलावर है, इंडिया गठबंधन हमलावर है और लगातार घेरने की कोशिश है चुनाव आयोग की। बार बार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी की बी टीम बना हुआ है, बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। इतनी तलखी बढ़ चुकी है चुनाव आयोग बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, जिसका नजारा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। कुमार विक्रांत की रिपोर्ट देख रहे थे। आनंद पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे चलते हैं उनके पास। आनंद, चूंकि 12 बजे का समय है और इतनी बड़ी संख्या में सांसद यहां से मार्च कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है क्या कि 12 बजे तक सांसदों का कोई भी गुट, चाहे वो 30 लोगों का ही हो, पहुंच पाएगा चुनाव आयोग के दफ्तर? जी, यहाँ पे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग से मिलकर अपनी बात रखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है विपक्ष के लिए। विपक्ष के लिए ये ज़रूरी है कि जो एक उन्होंने कैंपेन चलाया हुआ है एसआईआर के खिलाफ, की जो एसआईआर का जो पूरा प्रोसेस है ये वोट चोरी के लिए किया जा रहा है, वोट काटने के लिए किया जा रहा है, सरकार के इशारे पर किया जा रहा है। क्योंकि अभी मार्च शुरू हुआ है और अभी वह जिस स्पीड से ये लोग आ रहे हैं, अभी ये लोग पार्लियामेंट के का जो एग्जिट गेट है वहाँ तक भी नहीं पहुँचे और वहाँ से भी अभी चुनाव आयोग कम से कम जो है 500-600 मीटर दूर है, यानी कि वो लोग पहुँच नहीं पाएंगे। जबकि चुनाव आयोग ने बाकायदा 12 बजे का समय दिया हुआ है 30 लोगों को मिलने के लिए। बेसिकली राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष एक मैसेज देना चाहता है कि जो पूरी प्रक्रिया है ये ही गलत है। इसका मकसद ये है चुनाव से ठीक पहले कि उन वोटों को काट दिया जाए जो कि बीजेपी के फेवर में नहीं जाते हैं। लेकिन चुनाव आयोग को ये कहना है कि ये एसआईआर जो है ये समय समय पर होता रहता है, जैसे कि बिहार में आखिरी एसआईआर 2003 में हुआ था और बाकी स्टेट्स में यानी पूरे देश भर में एसआईआर किया जाएगा। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी पहले ही आरोप लगाते थे या विपक्ष आरोप लगाता था कि बीजेपी के वोट बढ़े हैं, तो ऐसे में तो उनको इस बात का समर्थन करना चाहिए। ये बात कांग्रेस पार्टी को लेकर बीजेपी के तर्क है कि अगर वाकई आपको लगता है कि हमारे वोट, जैसा कि आप कहते रहो कि हरियाणा में, महाराष्ट्र में बढ़े हैं, तो आपको तो एसआईआर का और समर्थन करना चाहिए ताकि जो ऐसे वोट हैं, जो फर्जी वोट है, उनको वीड आउट किया जाए, उनको हटाया जा सके। लेकिन यहाँ पे विपक्ष जो है वो एक मैसेज देना चाहता है। ये दरअसल लड़ाई पॉलिटिकल है और यही वजह है कि आपने देखा हो कि मानसून सत्र जब से शुरू हुआ है संसद का, अगर 1-2 बिल को छोड़ दिया जाए जो कि हंगामे में पास हुए हैं, तो उसके अलावा इस पूरे संसद सत्र में जो ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा हुई और 2-3 जो बिल पास हुए, उसके अलावा कोई कामकाज नहीं हो पाया। रोज़ 11 बजे दोनों सदन शुरू होते हैं, विपक्ष हंगामा करता है, उसको स्थगित किया जाता है 12 बजे तक या 2 बजे तक, फिर हंगामा होता है, फिर इसको अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया जाता है। तो इस पूरे प्रोडक्टिविटी देखी जाए इस पूरे मानसून सत्र की, तो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा और 2-3 बिल जो शिपिंग से रिलेटेड है वो हुए। उसके अलावा पूरा जो अभी तक का सत्र है
वो एसआईआर को लेकर विपक्ष के हंगामे ठीक की है। भेंट और चढ़ आज गया भी है। ऑपोजिशन की लगातार ये डिमांड रही है कि एसआईआर के मुद्दे पर सदन के भीतर चर्चा हो, और ये देखिए विपक्ष का मार्च जो है वो शुरू हो चुका है। संसद भवन से चुनाव आयोग तक विपक्ष का ये मार्च जाना है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने, जो हमें जानकारी मिल रही है, दिल्ली पुलिस ने मार्च निकालने की इजाजत नहीं दी है, लेकिन इस मार्च को जहां तक ले जाने की कोशिश हो रही है, यानी चुनाव आयोग के दफ्तर तक, वहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता पीयूष पांडे। पीयूष, इससे पहले राहुल गांधी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देकर चुनाव आयोग पर हेराफेरी के बड़े आरोप लगाए, और आज इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसद चुनाव आयोग तक मार्च करते हुए जाना चाहते हैं। चुनाव आयोग के दफ्तर में क्या तैयारियां की गई हैं, वहां पर किस तरह के इंतजाम आपको नजर आ रहे हैं, और क्या मार्च वहां तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल समीर, देखिए चुनाव आयोग ने 12 बजे तक 30 सांसदों को बुलाया है जो इंडिया ब्लॉक के हैं, और ये लड़ाई राजनीतिक भी है और अदालत में भी लड़ी जा रही है जो एसआईआर को लेकर के, जबकि राहुल गांधी की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं उन पर लगातार चुनाव आयोग की ओर से जवाब दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो सही नहीं है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं महादेव रोड पे हूँ और यहाँ पर जो फुटपाथ है वो भी बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। चुनाव आयोग के सामने से जो रास्ता गुजरता है फुटपाथ से, वो पूरी तरह से बंद है और ये काफ़ी दूरी तक बंद है ताकि कोई भी प्रवेश नहीं कर सके, और अगर किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था होती है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सुरक्षा बल भी काफ़ी मौजूद हैं। देखना ये होगा कि समय पर जो विपक्ष के सांसद हैं वो यहाँ पहुँच पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि अभी काफ़ी दूरी बाकी है जैसा कि हमारे साथी बता रहे थे। और यहाँ पर जो सुरक्षा है, आमतौर पर ऐसी सुरक्षा चुनाव आयोग के पास कभी नहीं देखी गई है। माना यह जा रहा है कि 30 सांसदों से ज़्यादा चुनाव आयोग पहुँचेंगे, जबकि चुनाव आयोग की ओर से सिर्फ 30 सदस्यों को अनुमति प्रदान की गई है। जो जयराम रमेश को चुनाव आयोग की तरफ से लेटर लिखा गया था उसमें साफ लिखा हुआ है कि 12 बजे 30 सांसद चुनाव आयुक्त से मिलेंगे और यहाँ पर चुनाव आयोग का पूरा जो कैबिनेट है, यानी कि 3 जो मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त, वो तीनों मिलेंगे। लेकिन समय पर पहुंचना और दूसरी बात की जो संख्या निर्धारित की गई है, क्या उससे ज़्यादा विपक्ष के जो सदस्य हैं वो यहाँ पहुंचकर किस तरीके से बर्ताव करते हैं और क्या उनका रिएक्शन रहता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी वो रास्ते में है और देखना ये होगा कि कितनी देर में वो चुनाव आयोग तक पहुँचते हैं। जी समीर। हमारे साथ हमारे सहयोगी आमोद राय भी इस वक्त जुड़े। आमोद, साफ नजर आ रहा है कि इस पूरी यात्रा का मकसद एक मैसेज देना है और वो मैसेज खालिस पॉलिटिकल मैसेज है। यही वजह है कि सारे इंडिया ब्लॉक के सांसद एकजुट हैं और चुनाव आयोग के दफ्तर जाने पर अड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर देखिए रवि, जिस तरह से इस पूरे मसले को तूल दिया गया है और राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग ने जिन सवालों का जवाब उनसे मांगा था, हस्ताक्षरित जवाब मांगा था, उसको उन्होंने न देकर सीधा सड़क पर आने का निर्णय लिया। और अब जब चुनाव आयोग 30 सदस्यों को बुलावा दे रहा है ताकि उसके पास जाकर अपना रिप्रेजेंटेशन दे सके, उसके पास अपनी बातें रख सके, ऑथेंटिकेशन के साथ अपनी बातों को वहां पहुंचा सके, तो अब सड़क का रुख अख्तियार कर चुका है पूरा इंडिया गठबंधन। निश्चित तौर पे राजनीतिक इसका फ़ायदा समझते हुए, देखते हुए एक मुद्दा बनाने की कोशिश के तहत राहुल गांधी और उनके पीछे सारा विपक्ष लामबंद है। और आज पार्लियामेंट से लेकर तकरीबन आधा किलोमीटर, पौना किलोमीटर की दूरी ये जो चुनाव आयोग की है वहाँ जाने की कोशिश और एक देश में संदेश देने की कोशिश की। जो उन्होंने आरोप लगाया था वोट की चोरी का, वो उस पर अडिग है और उस पर पूरी तरह से कायम है। और चुनाव आयोग निश्चित तौर पे अपनी तरफ से मुकम्मल तैयारी में है और पक्ष एक एक बातों को रखकर अपना रख रहा है। और उसने जिस तरह से इन्होंने प्रोटेस्ट का आज निर्णय लिया, उसके ठीक पहले चिट्ठी लिखकर बुलावा भी भेजा है। तो कहीं ना कहीं अब ओनस विपक्ष के ऊपर कंधे पर है। और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के नेता 30 सदस्य जाते हैं या सारे के सारे वोट चोरी के पूरे मामले में? और इस बीच हम देखिए रजनीश के पास चलेंगे। रजनीश रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी और मार्च के साथ ही मौजूद हैं। वो रजनीश, कहां तक पहुंचे सभी विपक्षी सांसद?
देखिए, इस वक्त ट्रांसपोर्ट भवन तक ये मार्च पहुंच रहा है। अगले कुछ सेकंड में ट्रांसपोर्ट भवन, जहां दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग की है, सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है, वहां तक ये मार्च पहुंच रहा है। और अब ये तय होना है कि ये मार्च आगे चुनाव आयोग तक पैदल मार्च करते हुए जाएगा या फिर पुलिस इन्हें यहाँ पर रोक देगी और इसके बाद ये तमाम लोग किसी अन्य वैकल्पिक रास्ते के जरिए चुनाव आयोग तक पहुँचेंगे। ये अब पुलिस को तय करना है। इस जो है वो ट्रांसपोर्ट भवन पहुंच चुका है। तमाम जो सांसद हैं विपक्षी पार्टियों के, वो आपको तस्वीरें दिख रही हैं। तमाम नेता अभी मार्च कर रहे हैं, उनके साथ पुलिस कर्मी हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर तैनात हैं। प्ले कार्ड्स लेकर ये तमाम सांसद जो हैं वो आगे जा रहा है कि करीब करीब 25-26 राजनीतिक दलों के ये सांसद यहाँ पर पहुंचे हैं और इन तमाम सांसदों को अभी यहाँ पर रोक दिया गया है। अब आगे पुलिस को तय करना है कि वो किस तरीके से इस मार्च की इजाज़त दे रहे हैं। चूंकि चुनाव आयोग ने भी 30 लोगों को मिलने के लिए बुलाया है, 12 बजे का समय दिया है, तो ऐसे में ये पैदल जाएंगे 30 लोग या आगे क्या रास्ता होगा, इस पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बस आप ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर तमाम सांसद अपनी ओर से ये प्ले कार्ड्स लेकर आए हैं, ये पैम्फलेट्स लेकर आए हैं और इस पर तमाम तरह के नारे लिखे हुए हैं। SIR के खिलाफ ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है और राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं कुछ कंस्टिट्यूएंसीज, कर्नाटक के महादेवपुरा और देश के अलग अलग। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, विपक्षी सांसदों का मार्च परिवहन भवन तक पहुंच चुका है। चुनाव आयोग तक जाने की डिमांड की जा रही है और पुलिस ने परिवहन भवन के पास बैरिकेडिंग लगाकर विपक्ष के मार्च को रोक दिया है। ये ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के परिवहन भवन से, जिसके ठीक सामने की ये तस्वीरें हैं और यहां पर नेता विपक्ष राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं। तमाम इंडिया ब्लॉक के सांसद नजर आ रहे हैं जो कि चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ जाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया है विपक्ष के इस मार्च को। जितेंद्र भाटी वहां पर हमारे साथ, हमारे संवाददाता मौजूद हैं। जितेंद्र, क्या हो रहा है वहां पर? राहुल गांधी और तमाम सांसद पुलिस के आला अधिकारियों से कुछ बात करते हुए नजर आ रहे हैं। जीत भाटी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लग रहा है, क्योंकि इस वक्त जमकर हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है, नारेबाजी हो रही है, वोट चोरी के आरोप पूरा ऑपोजिशन एकजुट होकर लगाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि दोपहर 12 बजे का वक्त दिया गया है, चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात होनी है विपक्षी सांसदों की और 30 सांसदों के डेलीगेशन को इजाजत दी गई है कि वो चुनाव आयोग पहुंचकर मुलाकात करें। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, तमाम सांसद एकजुट होकर चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परिवहन भवन के सामने इस मार्च को दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया है। तो तमाम विपक्षी सांसद वोट चोर के नारे लगा रहे हैं। रजनीश रंजन हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश, दिल्ली पुलिस का क्या रुख नजर आ रहा है? क्या मार्च को आगे बढ़ने की इजाजत दी जाएगी यहां से? देखिए, पुलिस सत्र चल रहा है और आमतौर पर संसद सत्र के दौरान अनुवदिक्किल्ला पुलिस के आसपास के जाना वहां अब निषेधाज्ञा लागू रहती है। इस तरह की बंगाल देती नहीं है और अब दिल्ली पुलिस के हवाले से जो जानकारी सामने आई थी, ये पर भी निषेधाज्ञा लागू है, क्योंकि जिस जगह पर ये मार्च रोका गया है वो संसद भवन से महज 200-250 मीटर की दूरी पर है। तो ऐसे में मार्च करने की इजाजत दिल्ली पुलिस देगी, इसकी संभावना नजर नहीं आ रही। हालांकि कई जो नेता हैं, राहुल गांधी खुद पार्टी तृणमूल कांग्रेस नेता बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे थे। अभी भी प्रतिपक्ष जो है बातचीत कर रहे हैं, कांग्रेस कर रहे हैं कि लेकिन इंडिया सख्यम पार्टी और तरह की स्थिति। एक बड़ी खबर आ रही है रजनीश, एक बड़ी खबर आ रही है। विपक्षी सांसदों ने यह कहा है कि चुनाव आयोग या तो सभी लोग जाएंगे या फिर कोई नहीं जाएगा।
हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि चुनाव आयोग ने यह कहा है कि 30 सांसदों का डेलीगेशन चुनाव आयोग के दफ्तर जा सकता है, अधिकारियों से मुलाकात कर सकता है। लेकिन इस वक्त की दो बड़ी खबरें आपके सामने टीवी 9 भारतवर्ष पर हैं। निर्धारित संख्या में अगर सांसद आए तो उनका स्वागत है, यह इलेक्शन कमीशन ने कहा है। दूसरी बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस ने विपक्षी सांसदों के मार्च को परिवहन भवन के ठीक सामने रोक दिया है। तीसरी बड़ी खबर टीवी 9 भारतवर्ष जो आपको दिखा रहा है, बता रहा है, वो ये कि विपक्षी सांसदों ने लामबंद होकर यह कहा है कि या तो सारे सांसद जाएंगे या फिर चुनाव आयोग कोई सांसद नहीं जाएगा। ये तीन बड़ी खबरें टीवी 9 भारतवर्ष पर इस वक्त आपके सामने हैं। दिल्ली पुलिस ने विपक्षी सांसदों के मार्च को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि 30 सांसद आए, उनका स्वागत है। लेकिन ऑपोजिशन के सांसद कह रहे हैं कि हम सारे के सारे चुनाव आयोग जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। आनंद, क्या होता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, इसी बात का अंदेशा था कि विपक्ष इस बात पे जोर देगा चुनाव आयोग जाएंगे। चुनाव आयोग ने पहले ही 30 लोगों की एक लिमिट बताई है। दरअसल अगर आपको अपनी बात रखनी है तो हर दल से 25-26 दलों के नेता, इसमें हर दल से एक नेता जा सकता है। राहुल गांधी की पार्टी से यानी कि 2-3 लोग जा सकते हो, 30 संख्या पूरी हो जाएगी। यही सोच के चुनाव आयोग ने 30 लोगों के लिए समय दिया हुआ है। लेकिन विपक्ष को मालूम है कि 30 लोग जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अब उनका मकसद यहाँ पे हंगामा खड़ा करना, और यही वजह है कि उन्होंने ये शर्त रख दी है कि जाएंगे तो सभी जाएंगे। अगर आपको बात रखनी तो 1-to-1 बात रखनी होगी। इसके लिए चुनाव आयोग को पूरी व्यवस्था करनी होगी, या तो रामलीला मैदान में व्यवस्था करनी होगी, विज्ञान भवन करनी होगी। अगर इतने लोग जाते हैं, दावा किया जा रहा है कि 300 यहाँ पे करीब विपक्ष के सांसद है, तो ऐसे में आप कैसे अपनी बात रख पाओगे? जाहिर तौर पे इसीलिए विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है, ये शर्त रखी जा रही है कि सबके सब जाएंगे, और उनको पता है कि सबको जाने दिया नहीं जाएगा। इसलिए सबको यहाँ पे बैरिकेड पर रोका हुआ है। लगातार नारेबाजी कर रही है, किया जा रहा है सांसदों की तरफ से। और राहुल गांधी और विपक्ष को लगता है कि सबको यहाँ से भेजा नहीं जाएगा, तो ऐसे में यहीं जब तक संभव हो सके यहीं पे हंगामा करिए। हालांकि पुलिस ने भी अपनी तैयारी कर रखी है, यहाँ पे वाटर कैनन्स लगा रखे हैं, बसें लगा रखी है कि अगर ये हंगामा ज्यादा, हालांकि पुलिस का कहना है कि हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो कुछ सांसदों को यहाँ डिटेन करके यहाँ से ले आके दूर छोड़ा जा सकता है। क्योंकि ये जो है संसद भवन जो कि हाई सिक्योरिटी एरिया है, पूरा जो एरिया हाई सिक्योरिटी एरिया, यहाँ पे ज़्यादा देर तक ऐसे हंगामा की स्थिति, ऐसे भीड़ भाड़ की स्थिति नहीं रखी जा सकती। और साथ ही साथ ऐसे वक्त में जब इस भीड़ में राहुल गांधी मौजूद हो, प्रियंका गांधी मौजूद हो, तमाम विपक्ष के नेता मौजूद हो, जो VIP है, जिनको सिक्योरिटी थ्रेट भी है, तो ऐसे में ये माहौल ज़्यादा देर तक पुलिस यहाँ पर रहने नहीं दे सकती। मोदी सरकार हाय तो ये तस्वीरें रवि देखिए, और इसमें TMC की सांसद महुआ मोइत्रा नजर आ रही हैं जो बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गई हैं। कुछ महिला सांसद बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ गई हैं। बार बार ये कोशिश हो रही है कि मार्च को आगे जाने दिया जाए। चुनाव आयोग तक जाने की, दफ्तर तक जाने की सभी सांसद डिमांड कर रहे हैं, जबकि दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर इन्हें यहां पर रोका हुआ है। बिल्कुल, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तो आप देखिए जो बैरिकेडिंग लगाई गई है, दूसरी तरफ तमाम सांसद हैं, और ये बैरिकेडिंग के उस पार की तस्वीर जहां पर सांसद मौजूद हैं, प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ सांसद, महुआ मोइत्रा की तस्वीर हमने दिखाई आपको, बैरिकेडिंग के ऊपर भी चढ़ी हुई नजर आ रही है। लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि वोट चोरी की गई है। और इसमें जो खबर थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि जो सांसद है उन्होंने कहा है कि सभी मिलेंगे चुनाव आयोग से, जबकि चुनाव आयोग ने कहा है कि 30 सांसदों का एक समूह मिल सकता है, वो उनकी बात सुनने को तैयार है। इमरान प्रतापगढ़ी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे बैरिकेडिंग के पास नारेबाजी करते हुए। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। हंगामा जमकर होता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव आयोग के खिलाफ ऑपोजिशन ने लामबंद होकर मोर्चा खोल दिया है पीयूष, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने यह कहा था कि 30 सांसदों का डेलीगेशन आकर मिल सकता है, अपनी बात रख सकता है, लेकिन सारे के सारे सांसद चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ मार्च के जरिए रुख करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वहां पर क्या होता हुआ नजर आ रहा है? वापस लो।
पीयूष पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, आप सुन पा रहे हैं? कुछ सांसद क्या कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। स्पष्ट कर देता हूं कि चुनाव आयोग ने जयराम रमेश को जो चिट्ठी लिखी थी उसमें साफ कर दिया था कि 30 सांसद ही या 30 राजनीतिक दलों के 30 सदस्य ही चुनाव आयोग के साथ बैठक करेंगे। ऐसी स्थिति में अगर संख्या बहुत ज्यादा होती है तो जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग ये बैठक रद्द कर सकता है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई स्पष्टता चुनाव आयोग की तरफ से नहीं दी गई है। चुनाव आयोग पहले इंतजार कर रहा है उन सभी सदस्यों का जो चुनाव आयोग से मिलने के लिए आने वाले हैं। तय समय 12 बजे दिया गया था, लेकिन ये समय थोड़ा सा बढ़ सकता है चूंकि वो लोग मार्च करके आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जबकि पीयूष हमारे साथ इस वक्त जुड़े। पीयूष, लेकिन एक चीज जो हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या कहीं कोई एक डिमांड लिस्ट है क्या कि चुनाव आयोग से मिलकर क्या मांगे रखी जानी है? आरोप तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें मांगे क्या रखी जा सकती हैं? क्योंकि एक विरोधाभास दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि इस आरोप का हल है एसआईआर, जबकि एसआईआर का विरोध राहुल गांधी पटना में भी कर रहे हैं और यहां पर भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, जो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है वो पूरी तरह से राजनीतिक आरोप है। ये स्पष्ट कर चुका है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का ये कहना है कि जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कोई तथ्य अभी तक, कोई साक्ष्य अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। यहाँ तक कि राहुल गांधी से जो मांग की गई थी कि वो हस्ताक्षर करके सभी दस्तावेज मुहैया करा दें जो उन्होंने दिखाए थे, और उन्होंने स्पष्ट किया था कि चुनाव आयोग फर्जी वोट डलवा रहा है, और ये सारी बातें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई थी। उसके बाद लगातार चुनाव आयोग उनसे हस्ताक्षरित दस्तावेज की मांग कर रहा है, और हलफनामे में दस्तावेज के आधार पर ही चुनाव आयोग आगे बढ़ सकता है कि चूंकि नियमों में ये तय है कि चुनाव आयोग शिकायत पर ही ऐसी कोई कार्रवाई कर सकता है, गतिविधि कर सकता है। और चुनाव आयोग की तरफ से सारी स्पष्टता किए जाने के बावजूद अभी तक विपक्ष की ओर से कोई स्पष्ट एजेंडा पेश नहीं किया गया है। और अब जो चुनाव आयोग से मिलने के लिए 30 सदस्य आ रहे हैं, देखते हैं कि वो क्या पेशकश करते हैं। चूंकि मामला सड़क से अदालत तक है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 12-13 अगस्त को सुनवाई करने वाला है, जहां पर चुनाव आयोग अपने हलफनामे में ये साफ कर चुका है कि 65 लाख लोग जो मर चुके हैं या फिर विस्थापित हो चुके हैं या फिर उनका डबल EPIC था, तो ऐसी स्थिति में वो लिस्ट जारी नहीं कर सकता है, सार्वजनिक नहीं कर सकता है, और राजनीतिक दलों को वो लिस्ट सौंपी जा चुकी है। बिल्कुल देखिए पीयूष, और ये देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं अखिलेश यादव को। आप देख पा रहे हैं जो बैरिकेडिंग लगाई गई है विपक्षी सांसदों को रोकने के लिए, उस बैरिकेडिंग को क्रॉस कर दिया है अखिलेश यादव ने। ये देखिए आप, समाजवादी पार्टी के कुछ और सांसद हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। वोट बचाओ रैली, सुनिए क्या नहीं जाने देते एमपीज को। एक ऐसा लोकतंत्र है। इलेक्शन कमीशन चोर है, चोर है, चोर है। इलेक्शन कमीशन चोर। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा ऑपोजिशन, इंडिया ब्लॉक के पार्टी के तमाम सांसद लामबंद होते हुए राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ बढ़ने की कर रहे हैं कोशिश। और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया और उनकी पार्टी के कई सांसद बैरिकेडिंग लांग गए, बैरिकेडिंग को क्रॉस कर लिया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस, दिल्ली पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। रजनीश रंजन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश, दिल्ली पुलिस और सांसदों के बीच लगातार कहासुनी हम होते हुए देख रहे हैं, और इस बीच कई सांसद बैरिकेडिंग लांग गए हैं। बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव यहाँ बैठ गए हैं धरने पे ट्रांसपोर्ट भवन पे। अब से कुछ देर पहले उन्होंने और
पुलिस और जो सैनिक बल है उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वो कर रहे हैं। चुनाव आयोग से मिलने की बात उन्होंने की है। उनका ये कहना है कि ये कैसा लोकतंत्र है कि एक राजनीतिक दल का नेता चुनाव आयोग के पास नहीं जा सकता है। ये एक बात अखिलेश यादव की ओर से की गई है और अभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच में है, दिल्ली पुलिस के बीच में है अखिलेश यादव और उनको वापस जाने के लिए कहा जा रहा है। उस तरफ मीडिया से भी बात करेंगे अखिलेश यादव। इस वक्त हम उन तक पहुंचने की कोशिश लेकिन चारों तरफ जो फोर्सेस हैं वो अखिलेश यादव को घेर चुके हैं और भी कई लोग थे जो बैरिकेड पे चढ़े थे। टीएमसी के सांसद सागरिका घोष सब बैरिकेड से चाह रही थी। तस्वीरों में हमें नजर आ रहे हैं शरद पवार भी, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, वो एक कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जबकि पूरा ऑपोजिशन के तमाम सांसद चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ रुख करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बैरिकेडिंग को क्रॉस कर गए, दूसरी तरफ कूद गए बैरिकेडिंग के, और उन्होंने कहा कि आखिर ये कैसा चुनाव आयोग है जहां जाने से एक राजनीतिक दल के नेता को मना किया जा रहा है, रोका जा रहा है। ये आरोप लगाया गया है। मार्च रोकने पर अखिलेश यादव वहीं धरने पर बैठ गए हैं बैरिकेडिंग को क्रॉस करके। प्रियंका गांधी आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं। लगातार नारेबाजी हो रही है, वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है ऑपोजिशन ने। विपक्ष आर पार के मूड में नजर आ रहा है वोट चोरी वाले आरोप को लेकर। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च करने की कोशिश, हालांकि दिल्ली पुलिस ने मार्च को आगे बढ़ाने की इजाजत दी नहीं है। बैरिकेडिंग लगाकर दिल्ली के परिवहन भवन के सामने तमाम सांसदों को रोक दिया गया, इस मार्च को रोक दिया गया। लेकिन ऑपोजिशन के सांसद आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें कैसे रोका जा सकता है चुनाव आयोग से मिलने से। इसकी शुरुआत की है और पूरे देश के लोग, सब राजनीतिक दल इससे जुड़ चुके हैं। जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा ये आंदोलन चलेगा। शुक्रिया। एक विजुअल तो आप देखें लगातार जो कांग्रेस की तरफ से बयान है वो हम आपको दिखा रही है। 4 तस्वीरें आपके सामने। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। आपको याद होगा लगातार जो मुद्दा है वो बिहार में एसआईआर को लेकर गरमाया हुआ है। 65 लाख लोगों के जो नाम है, जो मसौदा मतदाता सूची जारी की गई है उससे हट गया है। यह बताया गया है चुनाव आयोग की तरफ से या तो वो है नहीं, यानी या तो उनकी मृत्यु हो गई या फिर वो परमानेंटली दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। हालांकि इसके बाद राहुल गांधी की तरफ से कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट चोरी का आरोप लगाया गया। और अब देखिए आप, संसद से लेकर चुनाव आयोग तक आज विपक्ष का यह मार्च है, वोट बचाओ मार्च। रजनीश, चाहते तो सबको ले चलें। तो रजनीश का एक बार फिर से हम रुख करेंगे तो इंडिया ब्लॉक के जो विपक्षी सांसद हैं, ये देखिए आप, एक तस्वीर में आपको प्रियंका गांधी से लेकर रजनीश के लिए सीधा था और स्पष्ट तरीके से मैंने कहा था, लिखा था खत में कि सभी विपक्ष के सांसद शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं पार्लियामेंट हाउस से लेकर निर्वाचन सदन तक, और सामूहिक तरीके से सारे सांसद इलेक्शन कमीशन को एक दस्तावेज पेश करना चाहते हैं एसआईआर को लेकर। यही मांग थी। कल दोपहर को ये खत लिखा था। अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग, जो अभी चुनाव आयोग बन गया है, उस खत का जवाब नहीं देती है और अभी कहती है कि सिर्फ 30 सांसद आ सकते हैं। हमारी मांग थी कि सारे विपक्ष के सांसद सामूहिक ढंग से उनको एक दस्तावेज पेश करें। अभी हमें यहीं रोका गया है, निर्वाचन सदन तक हमें चलने नहीं दी जा रही है। तो ये तो यहीं तो पार्लियामेंट के सामने, संसद के सामने संसद की हत्या हो रही है। बस ले बस है मोहित भाई थोड़ा आगे आ जाओ।
तो कांग्रेस सांसद जयराम रमेश को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग को कल ही एक पत्र लिखकर इस बात से अवगत कराया गया था कि तमाम सांसद एक साथ एकजुट होकर अपनी मांगे चुनाव आयोग के सामने रखना चाहते हैं। उस खत का कोई जवाब नहीं दिया गया और अब हमसे ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 30 लोग ही मिल सकते। बारे में पूछ रहे जो संविधान ने आम इंसान को दिया वोट का हक, तो वो उसका क्या हुआ, वो उसका सवाल पूछ रहे, जवाब तो दे। इसी के लिए आप लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं? जी, हमारा वोट का चोरी हो रही है, रातों रात वोट हटा देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो हम इसी का सवाल कर रहे हैं। तो ऑपोजिशन के तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि वोट की चोरी की जा रही है और इसलिए हम चुनाव आयोग लिखा हुआ है, ऑथेंटिक है, देखिए आप लोग। चुनाव आयोग की ओर विपक्ष मार्च कर रहा है, क्या कन्वे करना चाह रहे हैं? ये देखिए, यही कन्वे कर रहे हैं, चोरी बंद करो। हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग जागे और इस बात को एक्सेप्ट करें कि जिस तरह वोटों की डकैती लगातार हो रही है और जिस तरह सभी उपचुनावों में और चुनावों में भी देखने को मिला है कि ये वोट प्रतिशत जो बड़ा है, कुंदरकी विधानसभा का हम अभी ले रहे हैं कि जहाँ 77% बीजेपी वोट मिल रहा है, तो ये आखिरकार 77% बीजेपी वोट पहुंचा कैसे? ये अपने आप में दर्शाता है कि चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। तो जया बच्चन को आपने सुना, उसके साथ साथ डिंपल यादव को आप सुन रहे थे और उनकी तरफ से कहा गया कुंदरकी विधानसभा का जिक्र करते हुए वहां भी वोट चोरी का आरोप लगाया गया। सुन लेते हैं अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। छोड़ दी और देखो इधर से देख लो, रुक जाए यार। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। धरने पर बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और वो कह रहे हैं कि तमाम सांसदों को अनुमति मिलनी चाहिए कि वो चुनाव आयोग के दफ्तर तक यहां से रवाना हो मार्च के जरिए। हमारे साथ पीयूष पांडे भी हमारे संवाददाता मौजूद हैं। पीयूष, लगातार चुनाव आयोग की तरफ से ऑपोजिशन के आरोपों पर जवाब दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके भी चुनाव आयोग ने यह कहा है कि किसी भी पात्र वोटर का नाम वोटर लिस्ट से कटेगा नहीं। ऑपोजिशन पूरी तरह से लामबंद होता नजर आ रहा है। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर कितनी हलचल है? देखिए, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। अभी मीडिया को यहाँ से दूर जाने को कहा जा रहा है। हालांकि कोई फोर्स नहीं है हमारे ऊपर। हम अभी कोशिश यही कर रहे हैं कि यहीं से आपसे बातचीत कर सकें, क्योंकि यहाँ पर लगातार बैरिकेटिंग और फोर्स की व्यवस्था मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर फोर्स लगी हुई है। और ये फोर्स अभी हमें ये लगातार कोशिश कर रही थी कि हम यहाँ से और थोड़ी दूरी पर चले जाएं। हालांकि हम लोगों ने इनकार कर दिया। उसके बाद जो पुलिस थी वो लौट गई, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि चुनाव आयोग से मीडिया भी दूर रहे। और दूसरी तरफ जो नेता हैं विपक्षी दल के, वो भी आने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ एक जो सपा कार्यकर्ता थे वो अभी देखे गए थे, हालांकि उसके बाद पुलिस ने उनको यहां से हटा दिया है। तो यहां पर काफी हलचल है। हालांकि चुनाव आयोग इंतजार कर रहा है विपक्षी दलों का। और दूसरी तरफ चूंकि संसद चल रही है, ऐसे में जो मार्च निकाला जा रहा है उसकी इजाजत दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है। तो यही वजह है कि उनको बैरिकेड लगाकर रास्ते में रोक दिया गया है, क्योंकि आशंका ये है कि ये सिर्फ हंगामा खड़ा करने का एक मकसद है। और यही वजह है कि अब तक वो लोग चुनाव आयोग नहीं पहुंच पाए हैं, जबकि बिल्कुल 12 बजे ने बात कही है कि विपक्ष की तरफ से लगातार जो हंगामा किया जा रहा है। कल भी सुप्रीम कोर्ट में कहा गया चुनाव आयोग की तरफ से कि जो 65 लाख नाम नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी का नाम कट जाएगा, पूरा मौका दिया जाएगा अगर कहीं पर भी कोई गलती होती है। और 1 तारीख को सूची सुन लेते हैं। और ये देखिए आप तस्वीरें आपके सामने, पीयूष का रुख करेंगे, लेकिन प्रियंका गांधी को आप देख पा रहे हैं, वो भी धरने पर बैठी हुई हैं।
आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तस्वीरों में आनंद हम देख सकते हैं समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव, इकरा हसन, प्रियंका गांधी, यानी पूरा ऑपोजिशन लामबंद होकर अब मोर्चा खोलता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव आयोग के खिलाफ सभी धरने पर बैठ गए हैं। क्या हो रहा है, जरा आंखों देखी बताएं अपनी। जी बिल्कुल, पूरा विपक्ष जो है यहीं बैरिकेड के पास धरने पर बैठा हुआ है। और जैसा कि आपने बताया, समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव, ये लोग बैरिकेड क्रॉस करके बैरिकेड के दूसरी तो धरने बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको जो आरएएफ है और दिल्ली पुलिस उसने घेर रखा है, वो उनको आगे नहीं जाने दे रही, क्योंकि ये लोग अड़े हुए हैं। अखिलेश यादव, तमाम समाजवादी पार्टी के सांसद की सबको चुनाव आयोग जाने दिया जाए, लेकिन पुलिस का कहना है कि सिर्फ 30 लोगों की परमिशन मिली है, ऐसे में जाने नहीं दिया जा सकता। तो ऐसे वो वहीं धरने पे बैठ गए। वहीं दूसरी तरफ लगातार पीछे से नारेबाजी हो रही है। प्रियंका गांधी, डिंपल यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम जो विपक्ष के नेता है वहीं खड़े हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जो है बैरिकेड खोलेगी और उन सबको चुनाव आयोग जाने देगी। जहाँ पे धरने पर बैठे हैं, जहाँ ये बैरिकेड लगाया गया है, वहाँ से लगभग 500 मीटर दूर ही चुनाव आयोग है, लेकिन दिल्ली पुलिस सामने संसद की हत्या हो रही है। Being stopped over here only the parliament street, you are not being allowed to march towards the to ECI. Although the ECI is saying that we are agreed to meet you at 12 a delegation of 30 MPs. So how do you see this? So look, for me the issue is very simple. Rahul ji has raised some serious questions. They deserve serious answers. The Election Commission, I believe, not only has a responsibility to the nation, but it has a responsibility to itself. That there should not be any doubts left in the minds of the public about this entire credibility of our elections. The elections matter to the whole country. And our democracy is too precious to be jeopardized by doubts about whether there is duplicate voting, whether there are multiple addresses, whether there are fake votes. Well, all of this, and manipulation is the worst case scenario. But if there are doubts in people's minds, they should be addressed. There may be answers available to these questions, but those answers must be provided credibly. That is my only request, that the Election Commission should take the questions and address them, rather than insisting on formalities. Do you think some credibility has gone down of ECI because opposition is raising questions? They are not getting answers. Naturally, as long as there are doubts in the minds of people about the fairness of the elections, that is harming the credibility of the Election Commission. As long as those doubts are removed, then the Election Commission's credibility can be regained. So the Election Commission's own interest lies in addressing these questions. तो शशि थरूर को हम सुन रहे थे और उनकी तरफ से साफ कहा गया कि जो सवाल और जो आरोप लगाए गए हैं राहुल गांधी की तरफ से भी वोट चोरी के, इसके बाद जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता, वो काफी ज्यादा संशय में है, सवाल के घेरे में। और रजनीश रंजन उस वक्त उस जगह पर है जहां पर तमाम जो सांसद हैं वो धरने पर बैठे हुए। रजनीश, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्या हो रहा है और सांसद क्या बोल रहे हैं? भैया एक मिनट जाने देना। और देखिए, रजनीश का हम रुख करें, लेकिन इस बीच आमोद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आमोद, अभी शशि थरूर को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जो सवाल या फिर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनका जवाब पूरी गंभीरता से देना चाहिए चुनाव आयोग को, क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल है। निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से शशि थरूर ने जो बातें कही वो बिल्कुल जायज़ है और चुनाव आयोग को इन सब बातों का जवाब देना ही होगा और देना ही चाहिए। लेकिन उसी बात का जवाब देने के लिए चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से जो साक्ष्य ऑथेंटिकेट करके मांगा है, जो साइन कॉपी मांगा है, उसको अब तक नहीं दिया गया और उसको लेकर तमाम राजनीतिक काम जारी है। आज आप जिस तरह से देख रहे हैं कि सड़क पर पूरा विपक्ष लामबंद होकर उतरा है, वो उससे समस्या का क्या निदान हो सकता है या नहीं है, या आज एक राजनीति के तौर पर इसको एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि वोट की चोरी जो राहुल गांधी ने उठाया था वो वाकई ऐसा है और चुनाव आयोग इसका जवाब नहीं दे रहा है। लिहाजा ये एक तरह से राजनीति किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने अपने तरफ से ये जरूर कहा कि 30 सदस्य आएँ और अपनी बात रखें। जो राहुल गांधी का आरोप था उसके संबंध में वो चाहे तो अपनी पूरी फाइल भी ला सकते हैं, अपनी जानकारी भी दे सकते हैं। चुनाव आयोग उसको एक एक करके जांच भी कर सकते
सकता है। लेकिन जिस तरह से आज पार्लियामेंट स्ट्रीट पर नेता सारे धरने पर बैठ गए हैं, जिस तरह से बैरिकेड क्रॉसिंग की जा रही है, ये एक राजनीति है। मैसेज देने की आमोद, राजनीति तो है, राजनीति तो है, जमकर सियासी बयानबाजियां भी होते हुए हम देख रहे हैं। चुनाव आयोग का नाम लिया भले जा रहा हो, लेकिन निशाने पर तो बीजेपी है। बीजेपी कैसे देख रही है इस प्रोटेस्ट को? क्योंकि एसआईआर के मुद्दे को लेकर, वोट चोरी के मुद्दे को लेकर हम पूरा का पूरा ऑपोजिशन, पूरा इंडिया ब्लॉक एकजुट होते हुए देख रहे हैं। देखिए, बीजेपी शुरू से ही कह रही है, जिस दिन से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके बाद से बीजेपी का यही दावा है और यही कहना भी है कि आज राहुल गांधी एसआईआर को कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहे हैं। चुनाव आयोग जो कर रहा था उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वोटर लिस्ट में धांधली की बात सामने आई है और इतने बड़े पैमाने पर अगर वोटर की धांधली, नामों को गलत ढंग से शुमार किया गया है, तो उसको एक एक करके हटाया जाना ही सबसे बड़ा निदान है। और इसलिए जो एसआईआर चल रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, वो उसके पक्ष में है और जायज है। बीजेपी ने अपने तरफ से एसआईआर को जायज ठहराया और राहुल गांधी के तर्क से ही उनको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश किया। समीर, कहीं ना कहीं इस पूरे। अच्छा आमोद, एक बात बताइए, देखिए हंगामा जमकर हो रहा है, वोट चोरी का आरोप विपक्ष लगाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर यह चुनाव आयोग की तरफ से क्लियर भी किया गया कि देखिए 1 तारीख को जब मसौदा मतदाता सूची को जारी किया गया, इसके बाद हर एक मौका रहेगा, लाखों की संख्या में बिहार में जो अलग अलग दलों के बीएलए मौजूद है अपनी आपत्ति को दर्ज करा सकते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यह चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया। निश्चित तौर पर देखिए, चुनाव आयोग ने बहुत ही ओपन कॉल दिया था कि अगर किसी को दिक्कत है तो आपत्ति दर्ज करा सकता है। और बिहार में जो नाम कटे हैं उसमें उसने तर्क भी दिया है, या तो लोग परमानेंट माइग्रेट कर गए हैं, या डेथ हो गया है, या कुछ मिसिंग लोग हैं। 3 कैटेगरी में उसने बांटा है, लेकिन अभी तक किसी ने भी अपने तरफ से वो साक्ष्य नहीं जमा किए कि आदमी मौजूद है और उसका नाम कट गया है, या आदमी का एक जगह वोट है और उसका नाम कट गया है, या आदमी माइग्रेट नहीं किया है। तो चुनाव आयोग ने जो भी साक्ष्य दिए, जो भी तर्क दिए, उसको अब तक बिहार की भूमिका भाजपा के सहयोग की मानी जा रही है। ये देश के लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। देश की लोकतंत्र की साख चुनाव आयोग की साख पर टिकी हुई है। सरकार को सभी सवालों का जवाब देना चाहिए। एसआईआर के ऊपर चर्चा पार्लियामेंट में होनी चाहिए। ये जुल्म चल रहा है, संविधान के खिलाफ है और हमारे हक के खिलाफ है। हमें संविधान ने वतन का हक दिया है, वो हक छीनने का काम चुनाव आयोग गुलामी जैसे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे नाच रहा है। जयराम रमेश एट द बैक। Yes. No, I'm catching up. No money. You all are protesting now. You are marching. What do you want to say today? Well, I want to say that whatever Rahulji has, showed it in that interview. I think the election commission has to answer what is right and what is wrong, what went wrong, how it happened. So, yeah. The opposition continuously, you all are asking for the discussion here. Yeah. But it's not possible, as government already said, this is an election commission prerogative. How can they will? No, because I do understand whatever it may be, but then something very, happened such a big, on a very high magnitude. So I think it is very imperative on the election commission to give an answer. तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के चीफ, किस तरह से बैरिकेडिंग क्रॉस करके अपने कुछ साथी सांसदों के साथ बैठ गए हैं धरने पर और डिमांड की जा रही है कि सभी सांसदों को चुनाव आयोग के दफ्तर जाने की इजाजत मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी, इकरा हसन, डिंपल यादव, तमाम महिला सांसद भी इस प्रोटेस्ट में शामिल नजर आ रही हैं। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, क्या नजर आ रही है ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी? और एसआईआर के मुद्दे ने, वोट चोरी के मुद्दे ने पूरे ऑपोजिशन को एकजुट कर दिया है।
ये निश्चित तौर पर चाहे SIR का मुद्दा हो, चाहे वोट चोरी का मुद्दा जो राहुल गांधी ने उठाया है, इस मुद्दे पर तमाम इंडिया गठबंधन विपक्षी दल एकजुट है और जोश खरोश के साथ मकर द्वार जो नया संसद भवन है वहाँ से निकलकर ट्रांसपोर्ट भवन पार करते हुए PTI बिल्डिंग के सामने जहां बैरिकेड किया है पुलिस ने, वहां पर रोका हुआ है अखिलेश यादव। हालांकि पहला बैरिकेड तोड़कर आगे आकर वो धरने पर बैठे हुए हैं। थोड़ी देर के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। कभी हरियाणा की बात उठाते हैं, झूठ की वो एक नया पहाड़ बनाते हैं। पिछले विशेष करके 2014, 19 और 24 में और उन दिनों में कांग्रेस पार्टी अनेक राज्यों में निरंतर पराजय के कारण एक बैंकरप्सी की स्थिति में पहुंच चुकी है। कोई स्पष्ट मुद्दा हाथ में नहीं है, कोई नीति नहीं है, एक रिएक्शनरी फोर्स के नाते ये लोग अपने राजनीतिक कार्यकलाप बना रहे हैं। पहले इन्होंने EVM को मुद्दा बनाया था, फिर राफेल पे झूठ बोले, फिर सीमा के ऊपर चाइना के साथ हमारी डिस्प्यूट को चाइना के साथ दिए, भारत की सेना को, भारत की संप्रभुता को इन्होंने प्रश्न उठाया, जिसके बारे में न्यायपालिका ने शायद आजाद भारत में कोई राजनीतिक व्यक्तित्व के ऊपर इतनी कटु टिप्पणी दिया होगा कि आखिर बताओ आप है किसके साथ हो। मित्रों, इसीलिए मैंने कहा शुरू में, एक वैचारिक दिशाहीनता की और दुविधा की समूह कांग्रेस पार्टी और उसकी नेता राहुल गांधी बन चुके हैं। लोकतंत्र में उनकी कोई लोकलाज बची नहीं। अराजकता धीरे धीरे अहंकार के साथ मिलते हुए देश में एक अस्थिरता पैदा करने की एक सोची समझी रणनीति ये है। आप चुनाव जीतोगे तो सारा विषय सही है, अब चुनाव हारोगे ये सारा विषय की अव्यवस्था आपको ध्यान में आती है। मैं पिछले 2-3 दिनों में जो वाद विवाद हुए, विशेष करके मैं भारत की मीडिया को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने फैक्ट चेक कर करके लगभग सभी टीवी चैनल्स ने राहुल गांधी जी की एक एक झूठ को प्रमाण आधारित बेनकाब किया है, पर्दाफाश किया है। जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में, जिनको चुनाव आयोग की प्रक्रिया के बारे में, जिनको देश के बारे में सामान्यतम ज्ञान नहीं है, कांग्रेस पार्टी की और विरोधी की वोट बैंक की राजनीति ही सिर्फ राजनीति बची है। घुसपैठियों को वोट दाता बना के, वोटर्स बना के वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। चुनाव आयोग ने एक संवैधानिक व्यवस्था, निष्पक्ष व्यवस्था के नाते जब इनको सही बात बताती है तभी चुनाव आयोग को भी ध्वस्त करने के लिए कहते हैं हम आटम बम गिराएंगे, चुनाव आयोग बिखर जाएगा। ये भाषा हमारी प्रतिद्वंदी देश कहते हैं। बड़े बड़े शक्ति जो भारत की प्रजातंत्र को विखारना चाहते हैं, उन्हीं की भाषा है जो आज नेता प्रतिपक्ष की भाषा बनी है। मित्रों, मैं आपके माध्यम से देश के सामने इस विषय को फिर दोहराना चाहूंगा। आपको मुद्दा पे अटकनी चाहिए, मुद्दा आधारित राजनीति करनी चाहिए। सिर्फ घुसपैठियों की मन में डर पैदा करके, किसी वर्ग के मन में डर पैदा करके आप ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व, ना देश की जनता की फैसला या देश की संवैधानिक व्यवस्था को आप बिखार सकते हो, आप उसको तोड़ सकते हो। कांग्रेस पार्टी को फिर मैं अपील करता हूं, समूचे विरोधी को मैं अपील करता हूं, आपको संसद में जो विषय उठाना है वो आप उठाइए। आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा के पहले बहुत हवा खड़ा किए थे। संसद में जब चर्चा हुई आपके पास मुद्दा ही नहीं था, आपको देश ने देखा। आप अप्रजातांत्रिक,
आप लोग गिरफ्तारी ले पिकनिक में थोड़ी जा रहे हैं। जी जी डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। मैम एक बात है, आप लोग चुनाव आयोग तक जाना चाहते थे, आप चुनाव आयोग तक जाना चाहते थे, लेकिन आप लोगों को यही रोक दिया गया। क्या समझते हैं आप इस तरीके की चीजों को देखकर? डरे हुए हैं, कायर है, सरकार कायर है। नहीं, कोई प्रदर्शन या अराजकता करना चाहते हैं। ये कर्नाटक में गए थे, 2 दिन पहले रैली करके कुछ विषय उठाए। कर्नाटक की चुनाव आयोग की जो ऑफिसर है उन्होंने कहा अगर इसी विषय को आप कहना चाहते हो तब आप एक एफिडेविट के माध्यम से बताओ। कुछ दिन पहले उनकी सहयोगी बिहार में इस प्रकार की बेबुनियाद विषय उठाए थे। वहां के चुनाव आयोग ने कहा कि इस विषय जो कह रहे हो, उन्होंने खुद के बारे में कहा था कि भाई मेरे नाम कट गया। चुनाव आयोग ने त्वरित उनके नाम कहाँ है दिखा दिया। इन्होंने देश में महाराष्ट्र में भी ऐसे विषय कहा था, तब चुनाव आयोग ने कहा था कि आप इसको एफिडेविट करके बताओ। चुनाव आयोग आपकी घर की व्यवस्था नहीं है, ये आपकी दफ्तर नहीं है, AICC की दफ्तर नहीं है। ये भारत की संवैधानिक व्यवस्था की एक प्रमुख स्तंभ है जिसके लोहा पिछले 7-8 दशक में देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है। आप जो आरोप करते हो, आपको संविधान में रत्ती भर विश्वास होता तब आप एफिडेविट देते, चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखते। आप गाली गुलज करके अराजकता पैदा करके देश में एक अशांति के माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हो। सर 30 सांसदों के प्रतिनिधि मंडल से मिलने की बात जो है वो चुनाव आयोग ने कहा है। इस पर विपक्षी सांसदों का कहना है कि क्या चुनाव आयोग के पास जगह कम है या उनकी मंशा नहीं है कि वो अधिक से अधिक सांसदों के साथ मुलाकात करें। मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष सर, आप लोग चुनाव आयोग जाना चाह रहे थे, पुलिस नहीं जाते, पुलिस चुनाव आयोग ले जा रही है हमें। आप लोग चुनाव आयोग नहीं, पुलिस ले जा रही है चुनाव आयोग। क्या डिमांड है सर? आप लोगों के क्या मुद्दे हैं? SIR को लेकर लगातार विरोध हो रहा है, क्या कहना सर? किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? आराम से सर, किस तरह की कार्रवाई की मांग? पैर हो गया, रुक जाओ, पैर आने दो इनको, आने हम दोनों जा रहे हैं। कार्रवाई की मांग, हटो जगह दो, अरे पहलवान दबा दो पीछे। कार्रवाई की मांग नहीं, आप चुनाव आयोग कस्टडी ലടുക്കുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। तो राहुल गांधी को आपने सुना, इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान को आप सुन रहे थे और राहुल गांधी बोल रहे हैं कि यह राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह संविधान को बचाने की लड़ाई है। पीयूष, इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है जरा बताइए, बीजेपी क्या बोल रही है, एक बार फिर से सुन लेते हैं। तो बेंगलुरु में वो सभा करने के बाद जाके एफिडेविट दे के आते, महाराष्ट्र में एफिडेविट देते, कोई मुद्दा ही नहीं है, थूको और भाग जाओ, स्पाइट एंड रन। ये जो उनकी एक अराजकता पूर्ण थ्योरी है, यह बहुत प्रजातंत्र के लिए बहुत ही चिंताजनक और बहुत घातक मानसिकता का है। देखिए, मैं इस प्रकार की असभ्य, अशालीन
शब्द जो भी माननीय सदस्य लगा रहे उनकी बारे में देश विवेक करे। मैं इनको निवेदन आपके माध्यम से निवेदन करूं। देश की इनके क्या है, कांग्रेस पार्टी के मन में एक पीड़ा है कि हमारे खानदान के बाहर कैसे सत्ता चली गई। पंडित नेहरू जी के समय से लेकर श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी, बाद में स्वर्गीय राजीव गांधी, बाद में रिमोट से मां जा रही है, वो भी आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता उस बस के अंदर मौजूद हैं जहां पर राहुल गांधी मौजूद हैं। और फिलहाल ये ताजा जानकारी मिल रही है कि सभी सांसदों को एक बस में बिठाकर दिल्ली पुलिस ले गई है। अखिलेश यादव ने यह कहा है कि हमें चुनाव आयोग ले जाया जा रहा है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या हो रहा है, जरा बताइए। जी देखिए, यही वो बस है जो दिखाऊंगा जिसमें अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सांसदों को लेके जाया जा रहा है। अब ये तय नहीं है कि इनको चुनाव आयोग ले जा रहे हैं या फिर इनको डिटेन करके कहीं दूर छोड़ेंगे। लेकिन ये जो आप दिल्ली पुलिस की गाड़ी देख रहे हो उसमें सबसे आगे ड्राइवर के बगल में अखिलेश यादव बैठे हुए हैं, उनके पीछे धर्मेंद्र यादव हैं, साथ ही साथ आदित्य यादव है। और लगातार ये लोग नारे लगाए जा रहे हैं SIR के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ। और मैं आपको और पास से तस्वीरें दिखाऊंगा। तो देखिए आनंद प्रकाश, है कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि यह संविधान को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोटर की लड़ाई है। ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है और हमें रोकने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगे थे, हमने विद एफिडेविट दिया है सबको। मैं ये मांग करता हूं कि ऐसे अधिकारी जिन्होंने वोट की लूट की बाई इलेक्शन में, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उन्हें टर्मिनेट किया जाए। देखिए, SIR कोई बहुत बड़ा घोटाला होने जा रहा है। बीजेपी के किसी फैसले पे हमें भरोसा नहीं है। बीजेपी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कोई भी हेराफेरी कर सकती है। हमारा आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा, जनता को जागरूक करते रहेंगे। चुनाव आयोग आज जाग गया और चुनाव आयोग ने ही पुलिस भेज दी। तो अब ये पुलिस ले जा रही है, चुनाव आयोग, हम लोग पुलिस के साथ जा रहे हैं। चुनाव आयोग हमारे साथ अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। सर, आप लोग चुनाव आयोग जाना चाह रहे थे, पुलिस नहीं जाते, पुलिस चुनाव आयोग ले जा रही है। अब हमें आप लोग चुनाव आयोग नहीं, पुलिस ले जा रही है चुनाव आयोग। क्या डिमांड है सर आप लोगों के क्या मुद्दे हैं? SIR को लेकर लगातार विरोध हो रहा है, क्या कहना? इन्हें उठा लो। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया है कि SIR ये जो पूरी एक्सरसाइज हो रही है इससे एक बड़ा घोटाला बता रहे हैं। कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े। लेकिन कुमार, ये बताइए क्या कहा जा रहा है, क्योंकि अभी अखिलेश यादव बोल रहे हैं बड़ा घोटाला है। आधार क्या है? क्योंकि आज से 22 साल पहले बात करें तो पहली बार ऐसा नहीं है कि गहनता के साथ समीक्षा की जा रही है, पहले भी ऐसा हो चुका है मतदाताओं को लेकर। देखिए, खबर मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के जो महासचिव हैं, मीडिया प्रभारी हैं और राज्यसभा सांसद हैं जयराम रमेश, उन्होंने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में साफ तौर पर कहा है कि 30 लोग नहीं जाएंगे चुनाव आयोग। उनका कहना है कि हमने खत लिखकर मेमोरेंडम देने की बात की थी, यानी जितने लोग यहाँ प्रदर्शन करने आए, तकरीबन 300 सांसद इंडिया ब्लॉक के, वो सभी जाएंगे तो एक साथ जाएंगे। तो उन्होंने डेलीगेशन के जाने का, मिलने का वक्त नहीं मांगा था, इसलिए हम लोग 30 लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे। तो ये जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का रुख है वो कहीं ना कहीं आर पार की लड़ाई का है। वो चाहते हैं कि सियासी लड़ाई लंबी चले, वो चाहते हैं कि एक जन आंदोलन बने, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को दिख रहा है कि इस मुद्दे पर उनको तृणमूल कांग्रेस, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, DMK, ममता और भारतीय जनता पार्टी के निर्देश अनुसार काम हो रहा है, उस पर हम सवाल उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन उससे भाग रही है। हम कोई चोर हैं, हम कोई ऐसी बातें कर रहे हैं जो देश के खिलाफ है। देश हित में हमने बात रखी है और ये जवाब देही उनकी बनती है, पर वो जवाब देने से बच रहे हैं।
तो शिवसेना यूबीटी की सांसद को हम सुन रहे थे, प्रियंका चतुर्वेदी को कुमार, उनकी तरफ से भी ये आरोप लगाया गया है कि जवाबदेही बनती है। वोट चोरी के आरोपों को लेकर ऑपोजिशन के तमाम सांसद एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उठने लगा है तो पर्दादारी कर रहे हैं। तो अब कहां लेके जा रहे हैं सर? और कुछ नहीं पता, किसी हम भी गुफा में लेके जाएंगे। तानाशाह को मजा आ रहा होगा। 30 लोगों की परमिशन क्या दी गई है सर? दिल में जगह नहीं है, मन में मैल है, नहीं तो जगह की कोई कमी नहीं। तो वोट चोरी के आरोपों पर जवाब दें, चुनाव आयोग जवाब से बच रहा है, ये आरोप लगाते हुए ऑपोजिशन के तमाम सांसद सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, कुछ लोगों की तबीयत भी बिगड़ी है वहां पर, ऐसा लग रहा है। समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज हमें तस्वीरों में नजर आ रही हैं। दरअसल जितने भी सांसद धरने पर बैठ गए थे परिवहन भवन के पास, क्योंकि बैरिकेडिंग लगाकर तमाम सांसदों को आगे बढ़ने से रोका गया। तमाम सांसद ये डिमांड कर रहे थे कि सब एक साथ एकजुट होकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाएंगे और अपनी मांगों का जो पत्र है वो चुनाव आयोग के समक्ष रखेंगे। इसकी इजाजत दी नहीं गई। इसके बाद जो ऑपोजिशन के सांसद थे वो वहीं पर धरने पर बैठ गए। कुछ सांसदों को हमने देखा जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल थे, उन्होंने बैरिकेडिंग लांघी और वहां पर धरने पर बैठ गए। अब यहां से सभी सांसदों को दिल्ली पुलिस ने उठवा दिया है और उन्हें एक बस में भरकर ले जाया जा रहा है। कहां ले जाया जा रहा है सांसदों को, इसके बारे में अभी कोई जानकारी दी नहीं गई है। अखिलेश यादव ने यह कहा कि हम सबको चुनाव आयोग ले जाया जा रहा है, हालांकि वो तंज करते हुए ज्यादा नजर आ रहे थे। और ये देखिए, राहुल गांधी भी पहुंच गए हैं यहां पर, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लग ऐसा रहा है कि एक महिला सांसद हैं, उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी है, उन्हें पानी पिलाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष भी वहां पर पहुंचे हैं उनका हाल चाल लेने के लिए। विक्रांत हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, ऐसा लग रहा है कि किसी महिला सांसद की तबीयत बिगड़ी है और राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं, उनको लेकर जाया जा रहा है, उनका हालचाल उन्होंने लिया। क्या हुआ है, जरा बता सकते हैं क्या? देखिए, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है आज, और जिस तरीके से एक हुजूम आया और तमाम चारों ओर सुरक्षा के इंतजामात थे, खूब नारेबाजी हो रही थी। ऐसे में स्वास्थ्य का बिगड़ना किसी सांसद का या किसी भी व्यक्ति का लाजमी है। आगे डॉक्टर चेकअप करेंगे, उसके बाद आगे की तस्वीर बताएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर सभी सांसदों को यहाँ पर डिटेन कर लिया गया है। कुछ लोग संसद भवन वापस गए हैं और जहाँ तक चुनाव आयोग जाने की बात है, 30 लोगों की जो परमिशन दी गई थी उस पर साफ कर दिया है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने कि 30 नहीं जाएंगे तो 350 के करीब जाएंगे, क्योंकि हमने मेमोरेंडम देने के लिए मिलकर वक्त मांगा था, हमने किसी डेलीगेशन के लिए वक्त नहीं मांगा था। ये चुनाव आयोग को लिखित तौर पर भी जवाब दे दिया गया है और जयराम रमेश ने इस बाबत TV9 को जानकारी भी दे दी है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस इस लड़ाई को, विपक्ष इस लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक लड़ने वाला है। दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश यादव, शरद पवार, ममता बनर्जी, ये वो दल है जिनकी राहुल गांधी से कभी न कभी ऐसा लगता था कि उस तरीके से नज़दीकियां नहीं हैं, लेकिन इस मुद्दे पर सभी एकजुट हैं और ये कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए एक बड़ी बात है और उनको लगता है कि इस मुद्दे पर आगे बढ़ना ही होगा और सड़क से लेकर संसद तक लड़ना होगा। अच्छा कुमार, आजकल हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के सांसद मनीष तिवारी और शशि थरूर एक अलग ही रुख लेते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष तिवारी ने तो बात नहीं की पत्रकारों से, लेकिन शशि थरूर ने खुलकर राहुल गांधी का गवर्नमेंट तो है नहीं, कोई लोकतांत्रिक तरीके से होने वाले प्रदर्शन को भी नहीं होने दे रहे। और सर 30 लोगों का क्या परमिशन दी गई है? SIR रद्द करने की मांग है, लगातार हाउस में उठा जा रहा है और फिर करते हैं। ठीक है मैम, जिस तरह से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, शेम क्या कहेंगे मैम, डिटेल करके पुलिस? हम शांतता मार्ग से ही हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो अब आगे किस तरह से मैम करेंगे? महात्मा गांधी जी को आदर्श मानते हैं, उसी तरह हम आगे लड़ाई करते रहेंगे। मैम, क्या 30 लोगों को परमिशन दी गई है?
तो देखिए जो बयान आ रहे हैं, फिर चाहे वो एनसीपी शरद पवार की तरफ गुट की तरफ से हो या फिर जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो हो रहा है एसआईआर के नाम पर वो सरासर गलत है, और यहां तक कि रामगोपाल यादव को हमने सुना वो इसे रद्द करने की मांग भी कर रहे हैं, एसआईआर की पूरे एक्सरसाइज को, पूरी कवायद को। और देखिए हमारे तमाम जो संवाददाता है वो भी इस वक्त मौके से जुड़े हुए हैं। कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कुमार, क्या जानकारी है? जो सभी सांसद अभी हम देख रहे थे, बड़ी संख्या में सांसदों को एक बस से कहीं ले जाया जा रहा है, कुछ पता चल रहा है कि हो क्या रहा है? जी देखिए, अमूमन ऐसे मामले में जब रोका जाता है कि इसके आगे आप नहीं जा सकते, तो उस वक्त में आखिर में पुलिस सभी को लेकर के डिटेन करती है और अलग अलग जगहों पर ले जाती है, जिसकी जानकारी दिल्ली पुलिस के पास होती है कि वो पास के थानों में ले जाती है या संसद भवन वापस छोड़ना चाहती है, या फिर दूर के बहुत दूर, जैसे पिछली बार तमाम मौक़ों पर कापासहेड़ा या तमाम ऐसी जगहों पर ले जाकर डिटेन किया गया था और देर शाम छोड़ दिया गया था। तो ये दिल्ली पुलिस के ऊपर निर्भर है। लेकिन निश्चित तौर पर जहाँ तक इंडिया गठबंधन की बात है, जब से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो खुलासे किए हैं, उसके बाद से जिस तरीके से एसआईआर का मुद्दा पहले से था, जिस तरीके से राहुल गांधी को समर्थन मिला है, तमाम विपक्षी दल एकजुट हुए हैं, तो निश्चित तौर पर ये लड़ाई जोर शोर से लड़ने की पूरी तैयारी है। कहीं पर भी कोई अपने कदम नहीं। लेकिन कुमार एक बात बताइए, जो विपक्षी सांसद है वो इस पर क्या बोल रहे हैं? जब से वोट चोरी का आरोप या खुलासा जो दावा किया जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से, चुनाव आयोग ये बोल रहा है कि आप हमें सबूत दीजिए, डिक्लेरेशन के साथ साइन डिक्लेरेशन दीजिए। इस पर क्या कहा जा रहा है, ये जरा बताइए। देखिए, इस पर कांग्रेस के तमाम नेता और कांग्रेस के कर्नाटक के मीडिया प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि राहुल गांधी को एफिडेविट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने देश के लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कुछ खुलासे किए हैं, उन्होंने सबूत दे दिए हैं। अब बारी चुनाव आयोग की है कि वो इनकी जांच पड़ताल करे और सफाई दे कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं, चुनाव आयोग के दफ्तर में मौजूद हैं कुमार हमारे संवाददाता पीयूष पांडे, जल्दी से उनका भी रुख कर लेते हैं। कुमार, इस वक्त हमें पीयूष एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, साफ कर दिया गया है ऑपोजिशन की तरफ से कि जाएंगे तो सारे सांसद जाएंगे, 30 लोगों के 30 सांसदों के जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। यानी आज की जो मीटिंग है, चुनाव अधिकारियों से मिलने का जो पूरा कार्यक्रम था, वो खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब चुनाव आयोग का क्या रुख है, कुछ पता चल पा रहा है? देखिए, चुनाव आयोग अभी इंतजार कर रहा है और चुनाव आयोग ने ये कहा था कि वो 12:45 तक इंतजार करेगा विपक्षी सांसदों का। जो भी राजनीतिक दल के 30 सदस्य हैं वो चुनाव आयोग से आकर के मिल सकते हैं, और अभी तक कोई सांसद नहीं पहुंचे हैं यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में जाहिर है कि ये जो चर्चा होनी थी, जो बैठक होनी थी चुनाव आयोग और विपक्षी सांसदों के बीच में, वो रद्द हो जाएगी। हालांकि यहाँ पर कुछ कांग्रेस के सदस्य ज़रूर आए थे थोड़ी देर पहले, और उनसे जब हमने बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस बारे में हम अभी चर्चा करके फिर आपसे बात करेंगे। और इस दौरान चुनाव आयोग ने भी ये स्पष्ट किया कि 12:45 तक हम इंतजार करेंगे, इसके बाद चुनाव आयोग की ओर से भी इंतजार नहीं किया जाएगा। जी समीर। और आमोद राय भी इस वक्त हमारे साथ है। आमोद, 12:45 तक का वक्त और 12:45 होने वाले हैं, क्या लग रहा है अब? देखिए, जो मकसद विपक्ष का था उस मकसद में कायम रहा है और उसमें सफलता भी इसको मिली है। साफ तौर पे आप समझ सकते हैं इस पूरे आज के एक्सरसाइज को दो बड़े नेताओं के बयान से आप साफ समझ सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम इस संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अखिलेश यादव ने कहा कि ये एक महा घोटाला है जिसको हम रोकना चाहते हैं और बीजेपी के किसी भी फैसले पर हमको भरोसा नहीं है। तो दो जो बड़े गठबंधन के नेता हैं, दोनों का जो बयान है वो अपने आप में सब कुछ बयां करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी गई और उससे विपक्ष को काफ़ी फायदा मिला था। एक बार फिर विपक्ष उसी हथियार का इस्तेमाल आगे की राज्यों की राजनीति में करना चाहता है। खास करके बिहार में चुनाव सर पे है और एसआईआर का मुद्दा उठाया गया और उसके तुरंत बाद वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी के द्वारा लगाया जाता है, और एक बड़ा कदम उठाते हुए चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश या कवायद उनके पास जाने की कोशिश की जाती है।
और उसका एक जो बज क्रिएट होता है, उसका एक मैसेज क्रिएट होता है। बिल्कुल सही बात है। और आमोद बहुत तलखी नजर आ रही है ऑपोजिशन के आरोपों में। ऑपोजिशन पूरी तरह से लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है SIR के खिलाफ। वहाँ ये लोग जाने को तैयार नहीं। ये वो अभी ये लोग तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन जाएगी डेलीगेशन मिलने के लिए। वो ये लोग अगर अभी भी डिसाइड करेंगे तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। आप लोग इलेक्शन कमीशन पर पुलिस व्यवस्था है? हाँ, प्रॉपर अरेंजमेंट ECI पे भी है। कोई इन्फॉर्मेशन दी गई आप लोगों को? नहीं, अभी तक नहीं, अभी वर्क कर रहे हैं उस पर। और ये जगह खाली हो चुका है। हाँ, ये तो आप देख सकते हैं। नियम के तहत अगर सांसद आगे बढ़ते हैं, जाएंगे, तो हम चुनाव आयोग जाने देंगे। पहले ही चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि 30 सांसदों का डेलीगेशन चुनाव आयोग के दफ्तर जा सकता है, मुलाकात की जा सकती है, लेकिन सांसदों ने यह क्लियर कर दिया, जाएंगे तो सारे जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। दिल्ली पुलिस ने मार्च करने से रोक दिया सांसदों को और उसके बाद जोरदार प्रदर्शन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी आपदा के बाद बेहद कम समय में हर्षिल को जोड़ने वाले पुल को तैयार करके BRO की टीम ने एक रिकॉर्ड बनाया है। इस पुल को बनाना बेहद चुनौतीपूर्ण था। 7 सेकंड में देखिए रिपोर्ट। ड्रोन वीडियो उत्तरकाशी के गंगनानी इलाके का है, जहां BRO की टीम ने महज कुछ दिनों में 100 फुट लंबे बिल्ली पुल का निर्माण किया है। इस पुल को हर्षिल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। पुल के टूट जाने की वजह से आपदाग्रस्त इलाकों में सड़क मार्ग के जरिए राहत सामग्री पहुंचाना मुश्किल हो गया था। उत्तरकाशी में 5 अगस्त को बादल फटा था। इस दौरान आए भीषण सैलाब की चपेट में आकर NH-34 पर बनाए लिमची घाट पुल भी बह गया था, जिसकी वजह से हर्षिल की ओर आवाजाही पूरी तरह थम गई थी। जिसके बाद BRO के जवानों ने इस पुल को तैयार करने का बीड़ा उठाया था और रिकॉर्ड वक्त में 100 फुट लंबे इस पुल का निर्माण कर सभी को हैरान कर दिया। आपदा के बाद पुल के आसपास की सड़क भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। आसपास के इलाकों में फिसलन भी बढ़ गई थी। इस बीच लगातार बारिश ने परेशानी को और बढ़ाया, लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद BRO के जवान दिन रात पुल के निर्माण में लगे रहे। रात के अंधेरे में भी पुल का निर्माण का काम जारी रहा। पुल के बनते ही हर्षिल संपर्क बहाल हो गया और राहत सामग्री और बाकी सेवाओं की आपूर्ति फिर से शुरू हो गई। और इस बीच उत्तरकाशी से एक बड़ी खबर आपको बताएं। उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक 1200 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है, रेस्क्यू किया गया। ग्राउंड जीरो पर TV9 भारतवर्ष की टीम भी मौजूद है। देहरादून, टिहरी, नैनीताल में बारिश का अलर्ट भी इस बीच जारी किया गया है। बारिश के साथ लैंडस्लाइड की भी चेतावनी। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 7वां दिन है। अभी भी घर मलबे से भरे हुए हैं। अभी भी लापता लोगों की तलाश जारी है। अभी भी हेली सेवा हमारी चल रही है। स्थानीय लोगों को भी निकाला गया, जो गंगोत्री धाम, हर्षिल, अन्य स्थानों पर आए हुए तीर्थ यात्री थे, श्रद्धालु थे, उन सभी को निकाला गया है। उत्तरकाशी के कई इलाकों में लैंडस्लाइड से मुसीबत बढ़ गई है। गंगरानी से हर्षिल के रास्ते में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है। गंगरानी से हर्षिल का जो रास्ता है, इसमें कई जगह लैंडस्लाइड हुई और भागीरथी नदी ने सड़कों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। आपको दिखाना चाहेंगे, ये आप देखेंगे सड़क थी यहाँ पर, और यहाँ पर सिर्फ नदी आपको नजर आएगी। ये बड़े बड़े पहाड़ हैं और भागीरथी नदी में उस वक्त इतना ज्यादा सैलाब आया, ये जो सड़क है वो पूरी तरीके से यहाँ से टूट कर चली गई। इस बीच मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा समेत 13 जगहों पर बारिश के साथ लैंडस्लाइड की आशंका जताई है। और उत्तरकाशी के हर्षिल में आपदा के बाद एक 4 किलोमीटर लंबी झील बन गई, जिसकी वजह से लोग दहशत में हैं। जहां ये झील बनी है वहां से देखिए TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा की रिपोर्ट। जो मलबा आया था हर्षिल में, इस मलबे की वजह से जो भागीरथी नदी इस हाईवे के किनारे बहती थी, उस भागीरथी नदी की जो धारा थी उसको मोड़ दिया गया और उसके बाद जो पानी था वो यहाँ पर धीरे धीरे करके इकट्ठा हो गया। और आप देखेंगे एक बड़ी 4 किलोमीटर जो लंबी चौड़ी झील है वो इस वक्त बन चुकी है। TV9 भारतवर्ष पहला चैनल है जो पहुंचा है उस हेलीपैड पे, जो इस हाईवे के ठीक किनारे आर्मी का ये जो बेस कैंप था, आप देख रहे हैं BRO का यहाँ पर बेस कैंप था, उस बेस कैंप
सकता है अपना। यहाँ पर एक सामने हेलीपैड था, जो झंडा दिख रहा है, नजर आ रहा है, ये हेलीपैड पूरी तरीके से टूट चुका है। कि धीरे धीरे करके भागीरथी नदी ने इस मलबे की वजह से, जिस पर मैं खड़ा हूं, इस मलबे की वजह से अपना जो रुख है वो नदी का रुख बदल दिया और वो सामने की तरफ चली गई और उसकी वजह से यहाँ पर कृत्रिम झील बन गई। और अब ये झील एक बड़ा संकट है। पानी निकल जरूर रहा है लेकिन बहुत कम रफ्तार से निकल रहा है, जिस वजह से झील बनी है। और अगर ये झील फट पड़ती है तो सोचिए तबाही का मंजर क्या हो सकता है। ये और हर्षिल में बनी झील के पानी की निकासी के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। उत्तरकाशी के डीएम प्रशांत कुमार से टीवी9 संवाददाता पुनीत शर्मा ने बात की। हर्षिल में एक कृत्रिम झील बन गई, जो एक बहुत बड़ा संकट इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि ये 4 किलोमीटर लगभग लंबी चौड़ी झील है जो धराली तक बनी हुई है हर्षिल से, और ये पानी का फ्लो रुक चुका है। और इसी झील के अंदर डूब गई है उत्तरकाशी गंगोत्री का नेशनल हाईवे। फिलहाल ये झील खतरा इसलिए है कि अगर कोई पानी तेजी से आता है, क्लाउड बस्ट होता है, तो एक बड़ा नुकसान होगा अगर ये झील फट पड़ती है। और इसीलिए इसका पूरा मुआयना करने के लिए, एक एक चीजों को देखने के लिए डीएम उत्तरकाशी प्रशांत जी खुद यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं, एक एक चीज की निगरानी कर रहे हैं। इसकी वजह से ब्लॉक हुआ है। ये लगभग 12 फीट इसकी पेरीमीटर है जी। इस पेड़ का, ये लोकल एक पेड़ होता है यहाँ कैल पेड़ है, और आप देख रहे हैं इसका लंबाई करीब 70-80 फीट का है जी। तो ये जैसे ही हटेगा, अभी हम काटना शुरू कर रहे हैं जी, तो ये जो रुका हुआ पानी है उसको एक फ्लो मिल जाएगा, ठीक है। और वो हमारा रोड धीरे धीरे पानी कम होने से वो रोड कनेक्टिविटी के लिए स्टार्ट होगी। उत्तरकाशी में आई तबाही के बाद हर्षिल में आर्मी बेस कैंप के बाहर का हाईवे पूरी तरह से तबाह हो गया है। यहां आर्मी के जवानों ने अस्थायी पुल तैयार किया है। आप देखिए कि आर्मी ने यहाँ पर एक टेम्परेरी पुल बनाया था, लेकिन दोबारा तबाही ना हो, और अगर तबाही आती है, कनेक्टिविटी धराली और जो उत्तरकाशी की खत्म होती है, तो यहाँ पर आर्मी देखेंगे टेम्परेरी रोपवे बना रही है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आर्मी के जो जवान हैं वो रोप लाइनिंग के जरिए यहाँ पर एक हिस्से को पेड़ में बांध रहे हैं, और जो दूसरा हिस्सा है वो दूसरी तरफ आप देखेंगे करीब 400 मीटर की दूरी पर, वहां पर उसको पेड़ से बांध रहे हैं, ताकि अगर कोई दोबारा सैलाब आता है और यहाँ पर रास्ता पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, तो कम से कम इस रोप के जरिए जो जरूरी सामान है, रसद है, खाने पीने की चीजें हैं, उनको आगे की तरफ ले जाया जा सके। आप देख सकते हैं कि आर्मी के जवान इस वक्त पेड़ों से पूरा मेहनत करके जो रस्सी है, लाइन है, जो रोप लाइन, उसको इस वक्त यहाँ पर जोड़ रहे हैं ताकि वो कर सके। और दूसरा एक और इन्होंने यहाँ पर बनाया, ये जो आप देख रहे हैं ये भी रोप लाइन है, जिस पर लटक करके आर्मी के जवान तमाम सामान को दूसरी तरफ पहुंचा सकते हैं। और वहीं आपको बता दें कि 5 अगस्त को उत्तराखंड के हर्षिल में भी दरअसल बादल फटा था और इसकी चपेट में राजस्थान राइफल्स का बेस कैंप आ गया था। अब इस बेस कैंप के हालात क्या हैं आपको दिखाते हैं। सैलाब आया तो 2 जगह तबाही हुई थी, पहला धराली में और दूसरा हर्षिल में। हर्षिल में ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, इस रास्ते से सैलाब आया, बड़े बड़े पत्थर यहाँ से आए, और यहीं पर सामने आर्मी का बेस कैंप है कि तकरीबन 3 किलोमीटर दूर धराली से यहाँ पर है। ये सड़क जो आप देख रहे हैं पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो चुकी है, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग है और गंगोत्री के लिए जाता है, और सामने ये आर्मी का बेस कैंप है। ये पूरा बेस कैंप तबाह हो गया था, राजस्थान राइफल्स का बेस कैंप है। ये आप देखेंगे पूरा जो रास्ता है, पूरा जो बेस कैंप है आर्मी का, ये मलबे में तब्दील हो गया था, और इस जगह आर्मी के बेस कैंप के 9 जवान जो थे वो लापता हो गए थे। और आप देखेंगे कि तबाही पूरी मचली थी। अंदर जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे आपको सिर्फ मलबा, बड़े बड़े पत्थर, बालू, रेत यही नजर आएगा। पूरा आर्मी का ये बेस कैंप तबाह हो गया। इसमें कई गाड़ियां जो खड़ी थी वो पूरी तरीके से पलट गई थी। फिलहाल इस आर्मी के बेस कैंप में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। और अब टीवी9 संवाददाता पुनीत शर्मा की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धराली के पास मौजूद इसी मुखबाग गांव से 5 अगस्त की त्रासदी के समय सीटियां बजाकर लोगों को आगाह करने की कोशिश की गई थी। टीवी9 भारतवर्ष की टीम पहुंची है मुखबाग ग्राउंड जीरो पर। ये वो जगह है जहां पर 5 अगस्त को जब सैलाब आया तो लोग खड़े हुए थे, और यहां से उन्होंने सीटियां बजानी शुरू की थी, ताकि सामने जो धराली गांव मौजूद है यहां पर लोग
सतर्क हो जाएं और अपनी जान बचा पाएं। ये मुखवा का मुख्य गंगा मंदिर है और आपको बता दें मां गंगोत्री 6 महीने यहीं पर निवास करती हैं, यहीं से उनकी डोली आगे गंगोत्री के लिए जाती है। और ये मुखवा मंदिर है और यहीं से जो आप देखेंगे सामने वो सिर्फ इस वक्त गाद और कीचड़ नजर आ रही है। यहाँ पर 5 अगस्त की दोपहर तक एक भरा पूरा गांव होता था, 475 वोटर थे जिनके अलावा बच्चे मौजूद थे। लेकिन 5 अगस्त को यहाँ पर क्लाउड बस्ट हुआ। ऊपर आप जो देख रहे हैं जगह, ठीक वहीं से क्लाउड बस्ट के बाद उसी इलाके से, उसी सकरी वैली से जो फ्लैश फ्लड आया और उसके बाद ये पूरे मुखवा गांव में फैल गया। सेकेंडों में मुखवा गांव को ये अपने साथ बहा कर ले गया। जो पूरा आप कीचड़ पत्थर देख रहे हैं। और देखिए, करीब 30 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता पुनीत शर्मा गंगरानी से हर्षिल पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने ये पाया कि रास्ते में कई जगहों पर सड़कें सैलाब के साथ बह चुकी थी। मंगलवार को धराली में क्लाउड बस्ट हुआ, उसके बाद कई जगहों पर सड़क टूट गई क्योंकि भागीरथी नदी उफान पर थी और फ्लैश फ्लड आया जिसके कारण सड़कें टूट गई, पुल बह गया। आप देखेंगे कि इस वक्त हम गंगरानी से धराली की तरफ सड़क के रास्ते जा रहे हैं और सड़क का जो संपर्क है पूरी तरह टूट गया। एक पुल था यहाँ पर जो पूरी तरीके से टूट गया है और यहाँ पर आप सड़क देखेंगे तो सड़क का पूरा जो नामो निशान है वो मिट चुका है। भागीरथी नदी अभी भी अपने उफान पर है और आप देखेंगे कि ये जो सड़क थी जिससे आगे उत्तरकाशी की तरफ जाते थे, लेकिन अब ये सड़क पूरी तरीके से टूट चुकी है। कोई भी गाड़ी या फिर बुलडोजर या जेसीबी मशीनें, क्रेन आगे की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। यही वजह है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी को रेस्क्यू ऑपरेशन हेलीकॉप्टर के जरिए करना पड़ रहा है। वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। जब ये सड़क बनेगी उसके बाद ही जाकर के यहाँ जो धराली में और जो हर्षिल में नुकसान हुआ है, जो सड़कें हुई हैं, वो बन पाएंगी। फिलहाल गंगरानी का पुल बनाया जा रहा है, लेकिन आगे अगर हम बढ़ेंगे तो पूरी तरीके से सड़क टूट चुकी है। उत्तरकाशी के धराली में आपदा के 7वें दिन क्या हालात हैं, जानने के लिए देखिए टीवी9 संवाददाता अवनीश पाल की एक ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त टीवी9 की टीम उसी जगह पर धराली में मौजूद है जिस खीर गंगा से वो जो सैलाब था, वो सैलाब जो डर का मंजर लेकर के आया, जो आपदा लेकर के आई, लोगों के अंदर खौफ आया जिससे, वो ये जगह है। ये देखिए, ये मोहाना जो है खीर गंगा का है जहाँ से वो बड़ी मात्रा में मलबे के साथ पानी आया था। और ये पूरी, जबकि जो यहाँ के जो लोग हैं वो बताते हैं कि इसका जो स्वरूप था बहुत कम था, छोटा था, इसमें थोड़ा बहुत पानी आया करता था। लेकिन जो वो जिस वक्त ये सब हुआ उस वक्त गांव में पूजा चल रही थी, मेले का आयोजन था और बड़ी तेज़ आवाज़ हुई और उसके बाद पूरा पानी जो है, जो ये धराली गांव है, जो पुराना गांव है, पूरे गांव को अपने साथ बहा कर ले गया। इस वक्त जो यहाँ के लोग हैं उनका दर्द उस 5 तारीख का जो दिन था, जो भाव्य जो उस वक्त का जो मंजर था उसे बयां कर रहा है। इस गांव में अभी भी लगभग 25 परिवार है जो रह रहे हैं और डर के साए में हैं। और चलिए बात अयोध्या की करते हैं। अयोध्या में सरयू नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। देखिए तस्वीरें यूपी के अयोध्या की है जहां सरयू नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। हालात ये कि अयोध्या की सदर, सोहावल और उदौली तहसील के कई गांव बाढ़ की चपेट में। सदर तहसील के 10 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। इन गांव में कई घर पानी से घिर गए। सैकड़ों हेक्टेयर फसलें पानी में डूब गईं। बाढ़ पीड़ित सुरक्षित ठिकानों पर शरण ले रहे हैं। गांव वालों की चिंता बढ़ी हुई है। बाढ़ है, दिक्कत है गोरू भैंस की, हम लोग की। पानी ज़्यादा आ गया था तो हम लोग भागे बंधे पर। सब लोग बंधे पे आ गए थे? हाँ, सब लोग बंधे पे आ गए। तो किस तरीके का खतरा बना हुआ है आप लोग को? खतरा तो बहुत है, नदी फिर बढ़ रही है। सरयू नदी खतरे के निशान से कई सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से सरयू नदी खतरे के निशान को पार कर गई। घाट डूब गए हैं। खतरे की आशंका को देखते हुए नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। सरयू नदी के जलस्तर की निगरानी की जा रही है और विभाग को सूचित किया जा रहा है। गुजरात के वलसाड में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कई इलाके जलमग्न हैं जिससे यहां रहने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो गुजरात के वलसाड का है जहां बारिश की वजह से कई इलाकों में
घुटनों तक पानी भरा है। लगातार हो रही भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई रास्तों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। जगह जगह जल जमाव की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि उन्हें हर साल ऐसे ही हालात से गुजरना पड़ता है। बस हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी ये समस्या का कुछ भी निवारण हो, क्योंकि सब बातें तो करते हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन हर साल हमारी समस्या बढ़ती ही जा रही है। 1 घंटे बारिश हो ना तो यहाँ नीचे ग्राउंड फ्लोर के घर में भी पानी घुस जाता है। तो थोड़ा ये जो यहाँ पे कुछ कोई आके देखे, प्रॉब्लम सॉल्व करे। आजू बाजू में जो ये अपार्टमेंट सब नए बने हैं ना, उसकी वजह से थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। लोगों की मांग है उन्हें हर साल हो रही इस परेशानी से निजात दिलाई जाए। मूसलाधार बारिश के कारण औरंगा नदी उफान पर आ गई है। बाढ़ के पानी ने वलसाड़ के तटीय इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। इधर शिमला में बारिश की वजह से सुबह ही घना कोहरा छा गया और इसके चलते स्कूल जा रहे बच्चों को काफी परेशानी हुई। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की हैं, जहां सुबह सुबह धुंध और घना कोहरा छाया दिख रहा है। शिमला के साथ ही हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में बर्फबारी से पहले घना कोहरा पड़ रहा है। शिमला का मौसम आज सुबह अचानक बदल गया और बारिश होने लगी। घने कोहरे के चलते शहर भर में विजिबिलिटी कम होने से ट्रैफिक धीमा हो गया। बच्चों के स्कूल जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। अंधेरा होने की वजह से लोगों को गाड़ियों की लाइट जलाकर चलना पड़ा। लोगों का कहना है कि ऐसा मौसम तो दिसंबर जनवरी में होता है। ये बदलाव लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। कई जगह विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दिखी। कोहरे के चलते लोगों को अलर्ट रखकर गाड़ी ड्राइव करनी पड़ी। शिमला प्रशासन ने भी लोगों से सतर्कता बरतने को कहा है, क्योंकि कोहरा और धुंध में कुछ नहीं दिखने के चलते हादसा होने के आसार हैं। पिछले 1 महीने में कई बार शिमला में औसम मौसम बन जाता है। पूरे इलाके में घना कोहरा छा जाता है। मौसम विभाग ने शिमला में अगले कुछ घंटों तक बारिश जारी रहने की चेतावनी जारी की है। तुर्की के बाली केसर में भूकंप ने भीषण तबाही मचाई। भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई। भूकंप से कई इमारतें जमींदोज हो गई। देखिए रिपोर्ट। एक घर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे ने भूकंप के इस मंजर को रिकॉर्ड किया, जब तुर्की के बाली केसर में 6.2 मैग्नीट्यूड की तीव्रता वाले भूकंप से कांप रहा था। पूरा कमरा भयानक तरीके से हिलने लगा। कमरे में रखी हर चीज हिल रही है। एक दूसरी तस्वीर एक घर की है। तेज झटकों के बाद सामान इधर उधर बिखरा हुआ नजर आ रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए। अचानक से आए भूकंप से शॉपिंग मॉल में अफरा तफरी मच गई। रैक में रखा सामान गिरने लगा। तुर्की से आ रही तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि तेज झटकों से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। कई घरों की दीवारों में दरारें आ गई हैं, तो कई इमारत भर कर जमींदोज हो गई। इन इमारतों का मलबा बिखरा पड़ा है। हर तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। तुर्की में कुदरत के कहर ने हर किसी को सन्न कर दिया है। अब जरा इस वीडियो को देखिए। तस्वीरों में भूकंप के बाद का भयावह मंजर साफ नजर आ रहा है। इमारत ताश के पत्तों की तरह ढहकर अब जमीन पर पड़ी है। यहाँ कई इमारतें धराशायी हैं। कई मकान खंडहर में तब्दील हो गए। तुर्की की नेशनल डिजास्टर एजेंसी के मुताबिक एक बड़े झटके के बाद 100 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए और इसकी वजह से लोग घबरा गए। दिल्ली में पीएम मोदी ने 184 नए एमपी फ्लैट्स का उद्घाटन किया। इन फ्लैट्स के टावर के नाम नदियों के नाम पर रखे गए हैं। टावर के नाम कोसी, गोदावरी, कृष्णा, हुबली नदी के नाम पर रखे गए हैं। पीएम ने कहा कि कुछ लोगों को कोसी के नाम में बिहार चुनाव दिखेगा। ये जो 4 टावर्स हैं, उनके नाम भी बहुत सुंदर है। कृष्णा, गोदावरी, कोसी, हुगली। भारत की 4 महान नदियां जो करोड़ों जनों को जीवन देती हैं। अब उनकी प्रेरणा से हमारे जनप्रतिनिधियों के जीवन में भी आनंद की नई धारा बहेगी। कुछ लोगों को परेशानी भी होगी। कोसी नदी देख रखा है नाम, तो उनको कोसी नदी नहीं दिखेगी। उनको बिहार का चुनाव नजर आएगा। तो ऐसे छोटे मन के लोग जो होते हैं, उनकी परेशानियों के बीच भी मैं जरूर कहूंगा कि नदियों के नामों की परंपरा
देश की एकता के सूत्र में हमें बांधती है। लखनऊ में विधानसभा परिसर में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मानसून सत्र के पहले दिन एसपी विधायक हाथ में तख्तियां लेकर पहुंचे। देखिए संवाददाता विपिन चौबे की रिपोर्ट। हम इस वक्त विधानसभा के ठीक बाहर खड़े हैं, जहां समाजवादी पार्टी के एमएलए बहुत बड़ी तादाद में प्रदर्शन कर रहे हैं और इस वक्त इनके हाथों में वो तख्तियां भी आप देख रहे हैं जो लेकर ये विधानसभा के अंदर प्रवेश करने वाले हैं, जिसमें पुलिस के द्वारा परेशान करने की बात है, स्वास्थ्य सेवाओं की बात है, कानून व्यवस्था की बात है और तमाम चीजों को लेकर बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। विधायक जी, आप लोग हाथ में तख्तियां लेकर यहाँ पर खड़े हैं। सरकार पूरी तरह फेल है, किसान चौपट है, मजदूर चौपट है। कैसे रहने वाला है और किस तरीके से अपनी मांगों को आप लोग उठाएंगे? हम लोग पढ़ाई को, शिक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं और जिस तरीके से पाठशालाएं बंद हो रही है तो उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तैयारी पूरी है? बिल्कुल पूरी तैयारी है। उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है ये हर मुद्दे से भागना चाहती है, सदन में सामना नहीं करना चाहते, ये मजबूरी में किसी तरह से सदन को चलाना चाहते हैं। हम समाजवादी पार्टी के लोग किसानों के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर, गरीब के सवाल पर विधानसभा से लेकर सड़क तक जितना भी संघर्ष करना पड़ेगा करेंगे। और वहीं मानसून सत्र के पहले दिन यूपी विधानसभा परिसर में समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने अनोखे अंदाज में सरकार के खिलाफ विरोध किया। फिरोजाबाद की जसराना सीट से समाजवादी पार्टी विधायक सचिन यादव ग्रेजुएट गाउन पहनकर आए। गाउन पर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आत्महत्या जैसे शब्द लिखे हुए थे। उनसे बात की टीवी9 संवाददाता विपिन चौबे ने। फिरोजाबाद के जसराना से विधायक सचिन इस वक्त अलग वेशभूषा में नजर आ रहे हैं और पूरे ड्रेस पे चिप्पियां लगी हुई है। एक बार 360 जरा दिखाइए और आगे से लेकर पीछे तक आपने तमाम मुद्दों को अपने शरीर पर चिपका रखा है। ये मुद्दे बाहर तो हैं, अंदर कौन कौन से मुद्दे जा रहे हैं, सरकार पर क्या असर पड़ने वाला है, बहुत बड़ी चर्चा कराने की बात कही जा रही है। क्या कहना है आप लोगों का? देखिए, 2 दिन में बहुत बड़ी चर्चाएं ये क्या कराना चाहते हैं। ये 2 दिन सदन चला के सिर्फ 2 दिन क्वेश्चन आवर रख के जनहित के मुद्दों से बचना चाहते हैं। ये बहुत सारे मुद्दे हैं। आज का शिक्षित नौजवान परेशान है। आज ये मैं ग्रेजुएशन गाउन जो पहन के आया हूँ, इस शिक्षित नौजवानों की परेशानियों को इसमें लिख के लाया। आत्महत्या, छात्र ऋण, कैरियर मार्गदर्शन, ये तमाम मुद्दे जो छात्रों के हैं वो लेकर आप सदन के अंदर जा रहे हैं। क्या लगता है सरकार क्या इस पर चर्चा करवाएगी? आप लोग मजबूती से उठाएंगे? पार्टी को भी आपने सूचना दी है या इंडिविजुअली आपका अप्रोच है? नहीं, पार्टी को सब चीज़ की पता है और सारे मुद्दे हैं। शिक्षित नौजवान से जुड़ा मुद्दा है, बाढ़ से जुड़ा मुद्दा है, बिजली से जुड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन समय कम दिया है क्योंकि ये मुद्दों से भागने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं 2047 का विजन डॉक्यूमेंट ला के ये आज के जनहित के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते। यूपी के फतेहपुर में हिंदू संगठनों ने अब्दुल समद मकबरे में घुसकर हंगामा किया। इससे 2 समुदाय आमने सामने आ गए और जमकर बवाल काटा। देखिए पूरा। 2 समुदाय आमने सामने, एक दूसरे पर हमला, अब्दुल समद मकबरे में बवाल, जोरदार नारेबाजी, मकबरे में घुसकर हंगामा। तस्वीरें यूपी के फतेहपुर की है। हिंदू संगठनों के प्रदर्शनकारियों ने मकबरे पर चढ़कर बवाल किया। वहीं मकबरा समर्थक समुदाय के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। बेकाबू और हिंसक भीड़ को काबू करने में प्रशासन के पसीने छूट गए। प्रदर्शनकारी इस बीच हाथों में भगवा झंडा लेकर मकबरे पर चढ़ गए। इससे फतेहपुर में मकबरा विवाद को लेकर विवाद बढ़ गया। हिंदुवादी संगठन के लोग बैरियर तोड़कर आगे बढ़ गए हैं। हालात को कंट्रोल करने में पुलिस प्रशासन ने हल्का बल प्रयोग किया। दरअसल हिंदू संगठन इस मकबरे को शिव मंदिर बता रहे हैं। यही वजह है कि आज हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पूजा पाठ के लिए आगे बढ़े और जमकर हंगामा किया। हिंदू संगठन इस मकबरे में पूजा अर्चना करने पड़े हैं। इससे पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। इस बीच पुलिस अफसरों ने मौके पर हिंदू संगठनों के लोगों को समझाया। एहतियातन पूरे शहर में पुलिस पीएससी तैनाती बढ़ाई गई है। ये मकबरा 200 साल पुराना बताया जाता है। हिंदू संगठनों ने पहले ही आगाह किया था कि वो 11 अगस्त को मकबरे पर पूजा पाठ करेंगे। खबर दिल्ली से है। दिल्ली के द्वारका में मेट्रो स्टेशन के पास सिलेंडर में आग लगने से जोरदार धमाका हो गया। एक खाने की रेहड़ी में हुए धमाके से भीषण आग लग गई। देखिए आप रिपोर्ट। घरेलू गैस एलपीजी सिलेंडर में भीषण विस्फोट हुआ है। आग की लपटे, अफरा तफरी का मंजर। खाने के ठेले पर सिलेंडर में धधक उठी आग। तस्वीरें दिल्ली के द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन के पास की है। मेट्रो स्टेशन के बाहर खाने के ठेले पर रखे सिलेंडर में विस्फोट हो गया। गनीमत यही रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। सिलेंडर ब्लास्ट का ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है।
तस्वीरों में देखा जा सकता है कि विस्फोट कितना भीषण था। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना के समय वहां से गुजरते हुए लोगों ने विस्फोट के बाद धधकती आग का वीडियो बना लिया। तस्वीरों में दिख रहा है कि कुछ सेकंड में ही आग लगे ठेले में एक जोरदार धमाका होता है। धमाके के साथ आग का एक बड़ा सा गोला बन जाता है। 20 सेकंड के इस वीडियो में धमाके से पहले सड़क पर लोग भी खड़े नजर आ रहे हैं। कुछ लोग गाड़ियों को साइड से गुजरने की गुजारिश करते हुए दिख रहे हैं। सिलेंडर ब्लास्ट से जोरदार धमाका होने से भीड़ भाड़ वाली जगह होने की वजह से लोग सहम गए हैं, घबरा गए हैं। आग की डरावनी लपटें तांडव मचा रही है। अब वीडियो के आधार पर पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। इस मामले में कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई है। नोएडा में एक डे केयर सेंटर में 15 महीने की बच्ची से क्रूरता का मामला सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में मेड बच्ची को पीटते और जमीन पर पटकते नजर आ रही। आरोपी मेड को गिरफ्तार कर लिया। मेड ने 15 महीने की बच्ची को पटका, बेरहमी की हदों को पार कर दिया। बच्ची के शरीर पर दांतों से काटा, दीवार पर पटका, जमीन पर फेंका। बर्बरता की एक तस्वीर दिल दहलाने वाली है। सीसीटीवी फुटेज में डे केयर की मेड इस बच्ची की पिटाई और जमीन पर पटकते हुए नजर आ रही। बच्ची की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला नोएडा के सेक्टर 137 की पारस टियारा सोसाइटी का है। यहाँ डे केयर में 15 महीने की मासूम को मेड ने थप्पड़ मारा, जमीन पर पटका, दांत से काटा और प्लास्टिक की बेल्ट से पीटा। यह घटना कुछ दिन पहले की है। वापस लौटने पर बच्ची के लगातार रोने पर जब मां ने शरीर देखा तो जख्म के निशान दिखे। डॉक्टर को दिखाने पर दांत से काटे जाने की बात सामने आई। बच्चे की मां और अन्य लोगों ने शक होने पर डे केयर सेंटर के सीसीटीवी फुटेज चेक की। वीडियो में मेड इस बच्ची के साथ बर्बरता करती नजर आई। बच्चे की मां की शिकायत पर पहले तो सेंटर ने टाल-मटोल की कोशिश की, लेकिन मामले में सख्ती दिखाई गई और सेक्टर 142 के थाने के पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी मेड को गिरफ्तार कर लिया है। सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत ने जापान को पछाड़ दिया है। भारत अब सौर ऊर्जा का तीसरा सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश बन गया है। भारत वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन में लगातार नई उपलब्धि हासिल कर रहा है। 2025 के पहले 6 महीने में ही भारत ने कुल वैकल्पिक ऊर्जा क्षमता में 22 गीगावाट क्षमता और जोड़ी है। इसमें सौर ऊर्जा का हिस्सा 14.2 गीगावाट है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने इरीना यानी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के हवाले से बताया है कि भारत ने सौर ऊर्जा उत्पादन में जापान को पछाड़ दिया है। भारत ने 1,08,494 गीगावाट सोलर ऊर्जा का उत्पादन किया, जबकि जापान ने 96,459 गीगावाट सोलर ऊर्जा का उत्पादन किया। भारत अब चीन और अमेरिका के बाद सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। 2014 में भारत 2.82 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करता था, जो 2025 तक 100 गीगावाट से ज्यादा हो चुकी है। सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु जैसे राज्यों का बड़ा योगदान रहा है। 2030 तक भारत का लक्ष्य 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली पैदा करने का है। देश की कुल वैकल्पिक ऊर्जा क्षमता अब 234 गीगावाट हो चुकी है, जिसमें पनबिजली प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं।